एवरीवन, वेलकम टू मिलन करियर पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी की हेल्थ अच्छी होगी, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये नया इनिशिएटिव क्या लेकर के आई हूँ। तो देखिए, मैंने न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था तो एक पोल किया था जिसमें मैंने आपसे कुछ ऑप्शंस देकर के पूछा था कि किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, और वहां पे काफी सारे एस्पायरेंट्स ने वीकली करंट अफेयर्स को वोट किया था अलॉन्ग विद पीवाईक्यू एनालिसिस। तो पीवाईक्यू एनालिसिस में आपके लिए लेकर के आऊंगी वीकली करंट अफेयर्स की। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें मैंने 29 दिसंबर से लेकर आपके 6 जनवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है जो आपको कवर करनी चाहिए वो कवर की है। अब बात को समझिए, करंट अफेयर्स को कवर करने का मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर ऊपर से हम उस टॉपिक को पढ़ लें जो न्यूज में रहा है। एज एन यूपीएससी एस्पायरेंट आपके लिए समझना जरूरी होता है कि ये जो टॉपिक न्यूज में आया है इसका बैकग्राउंड क्या है। नॉट ओनली बैकग्राउंड, ये दूसरे टॉपिक्स के साथ कैसे कनेक्ट होता है। व्हाट इज दिस वी कॉल एज कनेक्टिंग डॉट्स। तो यहाँ पे मेरा काम आपके लिए ये भी रहेगा कि न्यूज तो ऑफकोर्स मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ टॉपिक को कैसे दूसरे टॉपिक्स के साथ कवर करना है, कैसा उसका बैकग्राउंड कवर करना है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी। अनडाउटेबली पिछले कुछ 5-6 मंथ्स से मैंने आपको 2-3 बार ये पढ़ाया हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार राइट टू प्रॉपर्टी के मुद्दे पे बात उठाई है। एक बार तो पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कल्चर पे बात की थी, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। द हिंदू का एडिटोरियल भी इस पे आया था। ये जो सरकार बिना नोटिस दिए घर गिरा देती है, कई क्रिमिनल्स के घर कई सारे स्टेट्स में गिरे, ऐसा नहीं किया जा सकता है। देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर दैट हैज टू फॉलो। अगर आपको लग रहा है कि भाई वो जो घर बना है वो इलीगल है या सही नहीं है, तो आपको पहले उसको नोटिस देना होगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में बताई भी है। तब भी राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा उठा। दूसरा मुद्दा क्यों उठा? जो हमारी सरकार है, मतलब जो स्टेट आप बोल लीजिए, स्टेट की जिम्मेदारी है वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी, है ना, लोगों का वेलफेयर। अब वेलफेयर करने के लिए सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही होती है। कभी रोड बनाएगी, कभी रेलवेज बनाएगी, कभी हॉस्पिटल बनाएगी। ये सारे प्रोजेक्ट के लिए उसको लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो लैंड होता है वो खाली नहीं होता, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की जमीन है, हो सकता है किसी का घर वहां पे है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उस एरिया को खाली करवाती है और इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाता है। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी है कि आप ऐसे ही अपनी मर्जी से किसी भी की भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। आपको पहले अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा कि भाई क्या मेरे पास कोई अल्टरनेटिव है जिसमें कि मैं ऐसे लैंड को लूं जहां पे मुझे इतने सारे लोगों को हटाना ना पड़े या इतने सारे लोगों को उनकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव ना करना पड़े। दैट ऑल्सो आई हैव टॉट यू ना। जैसे ही आपके सामने राइट टू प्रॉपर्टी आता है, आपको सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते आए थे कि इनिशियली जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19 में, बट लेटर ऑन एक अमेंडमेंट करके इसको एक सिंपल लीगल राइट्स बना दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया? तो देखो यार, जब हम आजाद हुए थे ना तो बहुत सारी दिक्कतें थी। हमने वो पूरा 200 साल का टर्मोइल झेला हुआ था, और ब्रिटिशर्स जब गए तो हमारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, जैसे कि रैयतवारी, महलवारी, आपका परमानेंट सेटलमेंट, ये सबसे क्या हुआ था, आपकी एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ था। साथ ही ऐसा था कि जो आपकी लैंड है कहीं ना कहीं वो जमींदारों के हाथ में आ गई थी। बहुत सारे लोग लैंडलेस हो गए थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, जब हम आजाद हुए तो हमें समझ में आया कि भाई वेलफेयर करने के लिए तो हमें ये लैंड वाला सिस्टम पहले ठीक करना पड़ेगा। और उन दिनों ना लिटिगेशंस भी बहुत ज्यादा थे, मतलब लैंड से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा थे। तो सरकार ने बोला कि भाई देखो, अब हम इसको फंडामेंटल राइट से हटाते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। बार बार आप राइट टू प्रॉपर्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, दिस इज नॉट फीजिबल। तो उसको बना दिया गया एक सिंपल लीगल राइट। तो हम जब पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ते हैं कि ओरिजिनली हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो एक फंडामेंटल राइट था, बट देन लेटर ऑन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया, जिससे कि जो अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब आप बोलोगे कि फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे समझते हैं डिफरेंस को। देखो, फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करके दिया हुआ है। लीगल राइट में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं गारंटी किया, इसके लिए लॉ बनी रहती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ सारा प्रोसेस हैंडल होगा। अगर आपकी लीगल राइट वॉलेट होती है तो लॉ में जो प्रोसीजर दिया है, जो एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग वो डील होगा, उसमें चीजें
देखी जाती हैं। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है, हनन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 32 है। लेकिन लीगल राइट अगर आपकी वायलेट होती है तो आप एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं वहां से चीजें शुरू होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर फंडामेंटल राइट्स को आपको कर्टेल करना है, रिपील करना है, कुछ भी करना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है, विच इज नॉट दैट ईजी। और अगर आपको लीगल राइट्स को चेंज करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें सरकार के में ऐसा कोई बंदिशें नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर हम देखें तो क्योंकि अब लीगल राइट है, सिर्फ फंडामेंटल राइट तो नहीं है, तो ऐसे में जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक ऑर्डिनरी लॉ पास करके आपकी राइट को कर्टेल कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, पूरी तरह से हटा भी सकती है। इट डज नॉट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकेंडली, ये जो क्योंकि ये लीगल राइट हो गई है, तो लीगल राइट का मतलब है कि अब आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो प्रोटेक्टेड रहेगी, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं। क्या मतलब कल को पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया कि भाई तुम इतनी ही प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, या सरकार इन कंडीशन पे तुमसे प्रॉपर्टी ले सकती है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो लेजिस्लेचर से बना हुआ है। एंड देन थर्ड थिंग इज कि अगर वॉलेशन होता है तो जैसे कि मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इवन हाई कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन लीगल राइट्स के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये एक ओवरऑल पिक्चर थी। अब यहां से समझो कि आपको इस एक न्यूज को कैसे समझना है, कैसे इंटरप्रीट करना है। ये हो गया राइट टू प्रॉपर्टी, ये मेरे को न्यूज में मिला। मुझे कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे देखने को मिले? फंडामेंटल राइट, फिर मुझे देखने को मिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर मुझे देखने को मिला लीगल राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक ह्यूमन राइट भी है ना। इसके बाद मुझे देखने को मिला लैंड रिफॉर्म, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड मुद्दा है, कोई ज्यादा इधर उधर नहीं है। फिर मुझे यहाँ पे एक टर्म देखने को मिला है लेजिस्लेटिव एक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट। तो अब मैं क्या करूंगी, जब मैं ये न्यूज को पढ़ूंगी, मैं एक बार जाके फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करूंगी विथ मोर एम्फेसिस ऑन आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि यही तो है जिसके थ्रू आप कहां जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपकी फंडामेंटल राइट वॉलेट होती है। सेकेंडली, एक बार मैं जाके अपने नोट्स में रिवाइज करूंगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता कैसे है, किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि बात तो हम यहाँ पे लीगल राइट की कर रहे हैं ना। अगर राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ एक लीगल राइट है, तो व्हाट डू यू मीन बाय लीगल राइट? देन ह्यूमन राइट का भी एक टर्म आया है। क्यों आया है? क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भले ही आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट स्टिल इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ऑल्सो अ रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट। सो ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो हमें कुछ बेसिक राइट्स की जरूरत है अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन यू आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स, दोज आर कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स। अब जैसे टू लिव विद डिग्निटी इंसानों के लिए है ना, आपने कभी किसी को जानवरों के लिए बोलते सुना है क्या कि जानवरों के लिए भी लिव विद डिग्निटी होना चाहिए? नहीं, हम बोलते हैं कि भाई उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से रखना है, बट डू वी टेल कि भाई डिग्निटी होनी चाहिए? नहीं। वाई? बाय बीइंग वर्च्यू ऑफ ह्यूमन आपको कुछ राइट्स मिलती हैं अपनी जिंदगी को बेहतर जीने के लिए, वही ह्यूमन राइट्स होती है, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी भी एक है। जैसे ही आप ह्यूमन राइट्स पढ़ते हो, आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन याद आना चाहिए, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, करेक्ट। देन लैंड रिफॉर्म्स, अब ये आपके हिस्ट्री का मुद्दा है बच्चे। हिस्ट्री में जाओगे तो आप लैंड रिफॉर्म सिस्टम पढ़ते हो। पहले तो आप स्टार्ट कर सकते हो लैंड रेवेन्यू जो ब्रिटिश लेकर के आए, और उसके बाद हमारी सरकार ने लैंड रिफॉर्म में क्या क्या किया। ये आपके मेंस का पार्ट है ना, कि टेनेंसी एक्ट लेकर के आ गए हम, और एक सीलिंग लगा दी कि भाई इतनी से ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास होनी नहीं चाहिए, लाइकवाइज। अच्छा, लेजिस्लेटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात जब आती है तो हम यहाँ पे ऑर्गन्स की बात करें, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आता है आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये आपके बेसिक का पोर्शन है। जैसे ही मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करती हूँ तो आपके पूरे सुप्रीम कोर्ट के बेसिक्स आपको रिवाइज कर लेने चाहिए, और हाई कोर्ट के। एंड अगर आप एक ऐसे एस्पायरेंट है जो थोड़ा टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इन सब का नॉलेज है और आपके पास खुद के इसके लिए नोट्स हैं, तो आप एक ही न्यूज के थ्रू इतने सारे डॉट्स कनेक्ट करके अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते। यही मेरा आपको समझाने का मकसद था कि एक जो न्यूज है
उससे हम क्या क्या न्यूज़ बाकी कवर कर सकते हैं, या जो हमारी बेसिक्स है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाउ अगेन टू मेंशन, जो आपके प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट अफेयर्स को बहुत रेयरली चेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस का 70 to 80% भाग होता है वो आपके बेसिक्स को ही चेक कर रहा होता है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका जो पॉलिटी का बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रांग हो। अब ये तो राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा हो गया, समझ में आया। हम चलेंगे सेकंड पे। क्यों सेकंड पे चलेंगे? क्योंकि भाई नीति आयोग को 10 साल हो गए हैं। अब नीति आयोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के नीति आयोग आता है, और ये एक इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है। इस पे क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, जब ये बना था तब भी क्वेश्चन बना है, और उसके बाद आपके मेंस में भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखने को मिले हैं। तो 10 साल हो गए इसकी फाउंडेशन को। तो जब नरेंद्र मोदी वाली जो गवर्नमेंट एनडीए आई थी, सरकार जब बनी थी इनिशियली 2015 में, तो हमने प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके क्या लेकर के आया था? नीति आयोग। तो अब 10 साल तो हो गए ना, 2015 से लेकर के 2025। तो मैं नीति आयोग की अगर बात करूं तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये 1 जनवरी 2015 को सरकार ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू लाया, एंड दिस रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। इतना तो पता होना चाहिए, ये एक थिंक टैंक है। स्पेशली याद रखो, ना तो ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ऑटोनॉमस, नहीं, बस याद रखेंगे थिंक टैंक, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन यार इसका बेसिक है, इतना तो आपको पता होगा कि एक चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। प्लानिंग कमीशन के भी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही थे, वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेटेड बंदे होते हैं, और सीईओ भी प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। देन देयर आर सर्टेन फुल टाइम मेंबर्स, वी आल्सो हैव सर्टेन पार्ट टाइम मेंबर्स, वी आल्सो हैव एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो इसमें रहते हैं। नीति आयोग का काम क्या है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे एसडीजी गोल्स है ना, उसको मॉनिटर करना कि हमारा जो देश का प्रोग्रेस है टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो कैसा चल रहा है, उसको मॉनिटर करना। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आ गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये प्रीलिम से रिलेटेड नहीं है बेटा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ये आपके मेंस का पार्ट है। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। हम देखते हैं ना, हमारे पास 7th शेड्यूल है जिसके हिसाब से यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के जो मुद्दे हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बनाती है, स्टेट लिस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट के लिए दोनों मिलकर के बनाते हैं, ठीक है। अब बात ऐसी है कि सबकी अलग अलग पावर है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में लड़ते ही रहेंगे, कोऑपरेशन नहीं करेंगे? देखो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सरकार चाह रही है कि मैं एक्स स्टेट में कोई डेवलपमेंट का काम करूं, तो जब तक उस एक्स स्टेट की तरफ से सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं मिलेगा वो काम नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो काफी सारे प्रोजेक्ट के फंड के लिए किस पे डिपेंडेंट रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। कई बार ये मुद्दा भी उठता है कि सरकार हमको पैसे नहीं दे रही तो हम कैसे डेवलपमेंट करें? सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे फील्ड होते हैं लाइक फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस, दोनों ही गवर्नमेंट्स को साथ में आना पड़ता है, एंड दे हैव टू कोऑपरेट टुगेदर। दिस इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब नीति आयोग क्या करता है? तो नीति आयोग की जो एक काउंसिल है, नीति आयोग में जब मुलाकातें होती हैं तो उसमें जो रीजनल काउंसिल है उसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में आपके चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, कुछ स्पेशल इनवाइटीज। तो कुल मिला के सब साथ में आके सभी मिलजुल के बातचीत करते हैं। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बंदे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी बंदे हैं, यूनियन टेरिटरी के भी बंदे हैं। तो दे कम टुगेदर इन दिस थिंक टैंक और सभी से सजेशन लिया जाता है। तो अब मेरा मकसद क्या है आपको नीति आयोग पढ़ाने का, कि अब जब आप नीति आयोग पढ़ रहे हैं तो आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का टॉपिक तो प्रिपेयर करके रखना ही है, क्योंकि नीति आयोग इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एसडीजी भी रिवाइज कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि ये एनवायरमेंट का टॉपिक है, लेकिन आया है ना यहाँ पे। नीति आयोग क्या करता है? एसडीजी इंडेक्स फॉर इंडिया रिपोर्ट पब्लिश करता है, इंडिया के लिए क्या रैंक है, स्टेट्स को रैंक देता है। इसके अलावा भी नीति आयोग के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन भी नीति आयोग का ही एक है।
इसके अलावा नीति आयोग भी काफी सारे जो क्या कहते हैं स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर के काम कर रहा होता है, कभी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है। तो कुल मिलाकर एसडीजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें करनी है उसमें नीति आयोग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप जाकर के अब नीति आयोग को और उसकी रेलेवेंस को देखेंगे, क्योंकि 10 साल कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब है आपकी क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई नीति आयोग बन तो गया पर इस 10 साल में उसने किया क्या, व्हाट आर दी अचीवमेंट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स ऑफ वन पर्टिकुलर टॉपिक, कि इससे रिलेटेड मैं किस तरह से पढ़ूं कि मेरा जो पेपर है सॉल्व हो जाए। क्योंकि आपका अल्टीमेट एम क्या है, एग्जाम निकालना है बेटा, पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम निकालना है। तो जब एग्जाम निकालना है तो उस हिसाब से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका नीति आयोग का बात। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब ये क्या बला है, तो ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि जो हमारी 17th लोकसभा है उसने सिर्फ 9.08 आवर्स स्पेंड किए हैं प्राइवेट मेंबर बिल में। तो देखो, जब आप बिल का प्रोसीजर पढ़ते हो कि हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट, तो हमारे पास कुछ 3-4 स्टेजेस होती है कि भाई बिल प्रपोज होता है, फिर उसको एक कमिटी को दे दिया जाता है, स्क्रूटनी होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, मतलब फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास। ये तो पूरा तरीका है। लेकिन बिल जो है ना आपके, वो 2 तरीके के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसे इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है। अगर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो कहलाता है पब्लिक बिल, और अगर कोई पर्सन अदर देन मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो कहलाता है आपका प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है प्राइवेट मेंबर बिल एक ऐसा लेजिस्लेटिव प्रपोजल है जिसे एक इंडिविजुअल इनिशिएट करता है हु इज नॉट अ मिनिस्टर। अब बात को समझो यार, आपके जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, जो भी है, उसमें सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं होते, बहुत सारे इलेक्टेड नॉमिनेटेड बंदे होते हैं। उसमें से क्या सब मिनिस्टर्स है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें से सब मिनिस्टर्स नहीं है। तो जो मिनिस्टर नहीं है लेकिन मेंबर है, वो भी तो अपनी तरफ से कोई बिल प्रपोज कर सकते हैं ना किसी मुद्दे पे। तो जब वो प्रपोजल लेकर आते हैं उसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। अच्छा, नॉर्मली ऐसा क्या कहना चाहिए, कन्वेंशन है कि लोकसभा में फ्राइडे को 2.5 घंटा जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए अलॉट करना चाहिए, और राज्यसभा में अल्टरनेट फ्राइडे में 2.5 घंटा, मतलब वही 2.5 आवर्स अलॉट करना है। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि पूरी की पूरी 17 लोकसभा में खाली 9 घंटे ही आपने बिताए, तो मतलब नहीं मिला। अच्छा, कभी भी किसी प्राइवेट मेंबर को अगर बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उसको 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ता है कि भाई देखिए ऐसा है, मैं इस पर्टिकुलर बिल को प्रपोज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। 1 मंथ पहले ही उसको बताना पड़ेगा। आफ्टर दैट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अभी तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो पास हुए हैं, और सबसे पहला जो प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ था वो मुस्लिम वक्फ बिल था। ठीक है, 1970s के बाद एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। मैं इस वाले स्टेटमेंट पे फोकस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था शायद 2017 और 16, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, पर उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये दी गई थी कि नो प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड सो फार। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पास नहीं हुई, भाई 14 हो रहे हैं, जब से हम आजाद हुए ना तब से लेके अभी तक के 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुए हैं। और उसमें जो पहला स्टेटमेंट था वो ये था कि प्राइवेट मेंबर बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो अगर वो बिल इंट्रोड्यूस करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्राइवेट मेंबर बिल। आप अगर PYQs आपने किए होंगे तो आप वो देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे समझो बात को कि मैंने आपके लिए एक आपकी लक्ष्मीकांत में जो दिया हुआ है चार्ट, उसी से हटा के ये दिखाया हुआ है। आप आई एम श्योर इसको जाके रिवाइज कर सकते हैं। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेंबर एंड पब्लिक मेंबर थिंग। ये मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जब कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो पब्लिक बिल कहलाता है, एंड एनी पर्सन अदर देन द मिनिस्टर व्हेन इंट्रोड्यूसेस अ बिल इट इज अ प्राइवेट बिल। ठीक है, पब्लिक बिल है मतलब सरकार की पॉलिसी दिखाएगा, भाई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ा ना कर देगा, जो सरकार चाह रही है वही तो करेगा ना। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट वाला जो बिल है वो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के स्टैंड को दिखाता है कि भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं है, आपकी सरकार क्या लेके आ रही है हमको नहीं पसंद आ रहा है। तो
पब्लिक बिल के अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सरकार कौन सी है, सरकार वही है ना जिनके पास में मेजोरिटी वोट्स हैं, तो उन्हीं को वोटिंग में भी मिलेगा, बिल में वोटिंग होती है। तो प्राइवेट मेंबर बिल बहुत कम पास होते हैं, और आप देख सकते हो 1970 के बाद तो अब पास भी नहीं हुए हैं। पब्लिक बिल अगर रिजेक्ट होता है तो फिर सरकार को भाई देखो रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा कर रहा होता है। प्राइवेट बिल में ऐसा कुछ नहीं है, फेल हो गया तो हो गया, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 डेज नोटिस देना पड़ता है, और आपके जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसमें 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। ड्राफ्टिंग की बात करते हैं तो पब्लिक का जो बिल है वो कौन ड्राफ्ट करता है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद लॉ, क्योंकि सरकार का काम है तो सरकारी डिपार्टमेंट करेंगे। प्राइवेट मेंबर की अगर बात करें तो भाई जो मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है उसी की जिम्मेदारी है, जैसे चाहे जहां से चाहे इंट्रोड्यूस करा के लाए। नाउ अगेन मेरा क्या टारगेट है, मैं आपको बताना चाह रही हूं कि अगर आपके सामने ये टॉपिक आया है प्राइवेट और पब्लिक बिल, तो अब आप कहां पे जाएंगे, आप जाएंगे बिल वाले सेक्शन में, जो कि आता है पार्लियामेंट में। यानी कि आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ेंगे, कैसे बिल इंट्रोड्यूस होता है, कैसे एक बिल एक्ट बनता है, और जब वो एक्ट बन रहा होता है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं विथ रेफरेंस टू गिविंग एसेंट टू अ पर्टिकुलर बिल सो दैट इट बिकम्स एन एक्ट, ये सारे बेटा इंटर रिलेटेड है। प्रेसिडेंट भी आप उसी समय पे जाके रिवाइज कर सकते हो। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, हर कोई बोलता है, कैसे करना है रिवीजन ये कोई नहीं बता रहा है। तो कैसे करने का मतलब ये नहीं है कि यार हफ्ते हफ्ते जाके आप सारे टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, नहीं, जब जो चीज पढ़ रहे हो उसी के साथ अपने माइंड में रिवाइज कर लो ना, पहले माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो। मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ लिया, आपने पार्लियामेंट भी पढ़ लिया, आपने बिल का प्रोसीजर भी पढ़ लिया, अब आपके सामने ये न्यूज आई, अच्छा हाँ मुझे याद है बिल तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है स्टेज 1 में, फिर उसके बाद उसे कमेटी को भेज दिया जाता है, हो सकता है ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाएगा, हो सकता है लोकसभा की कमेटी को भेजा जाएगा, फिर उसके बाद जब कमेटी उस पर पूरे अच्छे से एनालिसिस कर लेती है तो वो इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद उस पर डिबेट विबेट होती है, डिस्कशंस होते हैं, देन फाइनली वोटिंग होती है। वोटिंग होकर के वो जाता है कहाँ पे, आपके दूसरे हाउस में, सिमिलर प्रोसेस है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर डेडलॉक हो गया तो क्या, डेडलॉक हो गया मतलब ज्वाइंट सिटिंग के ऑप्शन है, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ज्वाइंट सिटिंग होती है, ये सब चीजें आपको दिमाग में रिमाइंड करनी है। सो द मोर यू गिव प्रेशर टू योर माइंड टू रिकॉग्नाइज थिंग्स, वो उतनी ही जल्दी चीजों को याद करेगा। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा है। देखो बेटा, करंट अफेयर्स ना आपको कोई भी पढ़ा देगा, बहुत सारे चैनल्स हैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आपके पास भर भर के मैगजीन्स आती है, आपके पेपर्स आते हैं, पर अल्टीमेट पॉइंट इसके आपको समझना है कि उन करंट अफेयर्स से आपको पॉइंट ऐसे कैसे निकालने हैं कि आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो यहाँ पे मेरा मोटिव सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाना नहीं है, मेरा मोटिव ये भी है कि मैं आपको समझा सकूं कि ओवरऑल हम करना क्या चाह रहे हैं। अब देखो, ये एक टॉपिक आया है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का। अब ये इसलिए आया है क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 70 लाख ग्रीवियंसेस को सक्सेसफुली इस सीपी ग्राम्स ने रिजॉल्व किया है। अब ये क्या है, देखो आपका जो सीपी ग्राम है ना, वो एक्चुअली में एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक तरह का ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है। क्या है, ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है। इसको ऐसे समझो, एक ऐसा पोर्टल है जिसमें ना सारी मिनिस्ट्री के लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये पोर्टल किसके लिए, सिटीजन के लिए। तो आप एक सिटीजन है, अगर आपको मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री पे कोई कंप्लेंट डालनी है, आप क्या करेंगे, आप इस पोर्टल पे जाएंगे, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। जब आप इस पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो वो जिस भी मिनिस्ट्री के पास जानी रहेगी वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। कहने का मतलब है उस पब्लिक अथॉरिटी को ग्रीवियंस मिल जाएगा। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 24/7 अपनी जो कंप्लेंट्स है, अपनी जो ग्रीवियंसेस हैं, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें सारी ही मिनिस्ट्री जो है कनेक्टेड रहती है। इट इज डेवलप्ड एंड मॉनिटर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। अब देखो, ये मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट लगाया है क्योंकि फ्लो चार्ट याद, मतलब एक बार देख लो ना तो याद रहता है। तो इसमें होगा क्या, ये हम देख रहे हैं सिटीजन है,
अगर इनको कोई कंप्लेंट करनी है तो ये अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन अपने डिपार्टमेंट के साथ करेंगे, मतलब जो भी डिटेल्स है जिस डिपार्टमेंट के लिए इनकी ग्रीवियंस है, तो इनकी एक ग्रीवियंस यूनिक आईडी जनरेट होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी इनका ग्रीवियंस रहेगा वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के पास में जाएगा, मतलब जो ऑफिसर है, फील्ड ऑफिस वाला है जो इनकी ग्रीवियंस को सेटल करेगा उसके पास जाएगा। वंस दैट इज सेटल्ड, आपको मतलब जब उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा ग्रीवियंस का, तो आपको या तो ईमेल के थ्रू, एसएमएस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि भाई ठीक है, आपका जो कंप्लेंट था वो रिजॉल्व हो गया है। उसके बाद आप सेटिस्फाई हैं, अगर आप फीडबैक दे रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, तब तो ठीक है, आपकी कंप्लेंट क्लोज कर दी जाएगी। मान लीजिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, आपको लगता है कि नहीं भाई इस तरह से रेजोल्यूशन मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर आपके पास नोडल अपीलिएट अथॉरिटी आती है, सब अपीलिएट अथॉरिटी आती है एंड फाइनल रिजोल्यूशन होता है। देखिए ग्रीवियंस जनरली 30 डेज के अंदर अंदर सॉल्व होने हैं। कोविड के टाइम पे 3 डेज था, अब 30 डेज हो गया है। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सिटीजन सेंट्रिक हो रही है। नाउ दिस इज ऑल्सो ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में क्या होता है, हम ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी को इफेक्टिव बना रहे हैं। इज इट अ काइंड ऑफ सर्विस डिलीवरी? सर्विस ही तो दे रही है ना सरकार आपको कि भाई तुम अपनी कंप्लेंट एक जगह बैठ के रजिस्टर कर लो, तुम्हारी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपका टॉपिक इस तरह से रिलेट होगा कि आप जाके आप सरकार के ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव को देखेंगे, व्हाट इज ई गवर्नेंस और सरकार ने क्या क्या किया है, क्या चैलेंजेस हमारी राह पे आ रहे हैं, और थोड़ा सा ये सीपी ग्राम्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहीं से पढ़ लो क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको चीज जो है क्लियर हो गई है। कुछ समय पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले हमने कवर किया था कि सीपी ग्राम्स में एक 10 स्टेप रिफॉर्म भी लाया गया है। जैसे जितने जो आपका सीपी ग्राम 7.0 है उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया है, मतलब सारी जगह पे ये अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी में हमने इसमें एआई यूज करना स्टार्ट करा है, मशीन लर्निंग स्टार्ट की है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी है। मान लीजिए किसी पर्सन को हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है, तो वो उसमें भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। 22 जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है ना, जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, वो यहाँ पे ट्रांसलेशन मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स आया है, बताऊंगी क्या है, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा। फीडबैक कॉल सेंटर किया है हमने, वन नेशन वन पोर्टल कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया सबको इंटीग्रेट किया गया है ना सीपी ग्राम्स के द्वारा। इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच है, जितने भी आपके कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, आपने अगर आपको कोई आधार का चेंज कराना है तो आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर भी जाते हो ना, उन सर्विस सेंटर्स में सीपी ग्राम की सुविधाएं अवेलेबल हैं। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जा रही है। जो भी आपके ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स हैं उनको हम सेवोत्तम स्कीम के अंडर क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे उनको चीजों को हैंडल करना है। मंथली रिपोर्ट्स पब्लिश होती है डिफरेंट जो आपकी मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं उनकी, और एक डेटा स्ट्रैटेजी यूनिट भी बनाई गई है डेटा एनालिटिक्स के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स मतलब मेरे पास जब बहुत सारा डेटा आ जाता है मैं उसका एनालिसिस करती हूँ। मान लीजिए अभी अगर मैं एक डेटा चाहती हूँ कि कितने बच्चे जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस स्टेट को ज्यादा बिलोंग करते हैं, उनमें से कितने लोग पास हो पा रहे हैं, तो पूरा मेरे पास एक डेटा आएगा, फिर मैं उसका एक एनालिसिस करके चार्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम किस चीज का एनालिसिस करना चाह रहे हैं? कंप्लेंट्स का, कि हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रही है किस किस नेचर की आ रही है, किस डिपार्टमेंट की ज्यादा आ रही है, कितना उसका रिजोल्यूशन हो रहा है, और कैसे हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं। ये सारा चीज के लिए हमने एक डेटा स्ट्रैटेजी यूनिट बनाई है। अब ये जो आपका यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि सिटीजन किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कंप्लेन कर रहा है ना, वो मिनिस्ट्री किसी सिटीजन के कंप्लेंट को कितनी जल्दी सॉल्व कर दे रही है, उसी को हम यहाँ पे असेस करते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट आपकी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को हम इवैल्यूएट करते हैं कि भाई ग्रीवियंस रिड्रेसल में उनकी कितनी इफेक्टिवनेस है, कितनी जल्दी वो ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट कर देते हैं, कितनी इंक्रीज एफिशिएंसी है, कितने नंबर ऑफ ग्रीवियंसेस कम हुए हैं लाइकवाइज। तो इसके 4 डिमेंशंस हैं। अब कोई भी इंडेक्स होता है तो डिमेंशन और इंडिकेटर रहेगा, वरना किस बेसिस पे मैं इवैल्यूएशन करूंगी। तो डिमेंशन क्या क्या है? एफिशिएंसी, फीडबैक डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ठीक है, फीडबैक डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, और इसमें 11 इंडिकेटर्स रहते हैं। तो ये भी आपको जस्ट याद होना चाहिए कि ग्रीवियंस रिड्रेसल जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो क्या है। ठीक है,
सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पंचायत से पार्लियामेंट कुछ नहीं है, एक सिंपल सा इनिशिएटिव है, मतलब पंचायत से पार्लियामेंट जो है वो इनैगुरेट किया गया है आपके पार्लियामेंट हाउस में ही, और ये ऑर्गेनाइज किया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने। तो इसी सेक्रेटेरिएट में ही आपके जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसका इनागुरेशन किया है। क्यों किया गया है, तो जो आपके पंचायती राज सिस्टम में जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर के आए हैं, जो बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए किया गया है, उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में बताने के लिए, इफेक्टिव लीडरशिप फॉस्टर करने के लिए। तो ये जो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 है, ये तो आप प्रीलिम्स के लिए ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि भाई ये क्या है, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो शेड्यूल ट्राइब से इलेक्ट होकर के विमेन आई हैं। यहां से आपके लिए रिवाइज करने के लिए आ जाता है पावर ऑफ स्पीकर, क्योंकि स्पीकर आ गया तो हमें स्पीकर को देखना बहुत जरूरी है। स्पीकर से सवाल बनते रहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन से सवाल बनते रहते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है, एक्सेट्रा। और इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ना रहता है। तो ये आप इस तरह से पॉइंटर्स खोजेंगे कि आपको किन चीजों को रिवाइज करना है, किन को नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, H1B वीजा फिलहाल रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि अभी भी जो टोटल अप्रूवल्स यूएसए में इस वीजा के लिए मिलते हैं, उसमें से 70% अप्रूवल्स किसके लिए रहते हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए रहते हैं। अब ये बात क्या हुई थी, 1990s का दौर था जब यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा स्किल गैप चल रहा था, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ पे कंपनीज में काम करने के लिए उतने स्किल्ड नहीं थे, दे वर नॉट प्रोफेशनली लाइक दैट मच क्वालिफाइड। तो हुआ क्या, यूएसए ने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीजा जिसको कि हम कहते हैं H1B वीजा। तो जैसे मान लीजिए आप इंडिया से हैं, आप काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं, यू आर हाईली स्किल्ड, आपको आईटी का बहुत अच्छा नॉलेज है, आप साइंटिस्ट हैं, आप जाके यूएस में अगर काम करना चाहते हैं तो आपको ये वाला वीज़ा मिल जाएगा। यानी कि ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं इन स्पेशल फील्ड। तो यहाँ पे आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। इसमें जो हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बंदे के पास में बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए। ड्यूरेशन क्या है, तो H1B का स्टेटस इनिशियली 3 साल के लिए मिलता है, फर्दर उसको 6 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर 6 साल के बाद की बात अगर हम करें कि भाई 6 साल तक तो एक्सटेंड हो गया, अब क्या करना है, तो जो वीजा होल्डर है या तो उसको यूएसए छोड़ना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 12 मंथ, और या तो फिर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी जो थोड़ा बहुत घूमते फिरते आ जाती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कभी कभार प्रीलिम्स में भूले भटके इस तरह से चीजें पूछ दी जाती हैं। देन यू हैव चाइना और इंडिया के बीच में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो टेरिटरी है उसको लेकर के हमारे बीच में काफ़ी सारी एम्बिग्विटी है, और चाइना का बस चले तो वो बहुत सारी चीज़ें क्लेम कर देता है। और फिलहाल भी लद्दाख की टेरिटरी में चाइना के कुछ क्लेम्स आए हैं जिसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिजेक्ट किया है। तो एक्चुअली में जो हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में चाइना ने क्या किया है, अपनी 2 काउंटीज बना दिए, एक ह्योन काउंटी है और दूसरी हेकांग काउंटी है। इसके अलावा जो आपका यार्लुंग सैंगपो है, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, ऑब्वियसली उसका चाइनीज नेम है, उस पे भी इन लोगों ने एक्चुअली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिए हैं, जिसपे हमारी मिनिस्ट्री ने कंसर्न रेज किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ब्रह्मपुत्र रिवर पे चाइना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो सफर करेगा, क्योंकि उसकी लाइफलाइन ब्रह्मपुत्र है एक तरह से। यहाँ पे आपको क्या रिवाइज करना है, तो भाई देख लो, इंडिया चाइना का आपको रिलेशन रिवाइज करना है। मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हियर एट दिस मोमेंट, ये मेंस का पर्सपेक्टिव है। तो आपको देखना है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन स्टार्ट कब से हुए, हमारे बीच में क्या इश्यूज हैं, क्योंकि इश्यूज भर भर के हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो इशू हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट ही है। इसके अलावा ट्रेड भी है, हम हमेशा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, फिर भी कुछ कुछ चीजों में हमारी रिलेशनशिप अच्छी है, जैसे ट्रेड हम कर तो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है तो बताया कि ट्रेड एक पॉजिटिव चीज भी आता है, नेगेटिव भी आता है। हर एक कंट्री के साथ हमारा ट्रेड है वो पॉजिटिव बात है, लेकिन हम ट्रेड डेफिसिट में हैं ये नेगेटिव बात है। तो ट्रेड एक्चुअली बिकम्स लाइक दिस काइंड ऑफ पॉइंटर। इसके अलावा क्या रिकमेंडेशंस है, क्या नेगोशिएशंस हैं जो कि हम कर सकते हैं, तो ये आपको इंडिया चाइना यहाँ पे रिलेट करने की जरूरत है। नॉट ओनली दैट, ये जो हमारा पूरा एरिया है, ये अक्साई चीन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, गलवान वैली, ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, क्योंकि ये आपके यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है।
एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये एक और चीज़ थी जो न्यूज़ में रही है। इजराइल, पैलेस्टीन, वेस्ट एशिया, वहाँ पे इतना सारा इशू चल रहा था। तो अभी देखो सीरिया में क्या हुआ है, जो बशर अल असद थे उनका रजीम तो एंड कर गया है, और जो हाउती रिबेल्स थे अब उनको मिल गया है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस। तो अब ये ईरान, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान की तरफ से है अगेंस्ट यूएस एंड इजराइल, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक तरह का पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, जिसे लीड कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है। और इसमें बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज या जो दूसरे स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी शामिल हैं। इनका मेन एम क्या है, तो दे आर अगेंस्ट यूएस एंड इजराइल। तो कहीं ना कहीं ये एंटी यूएस एंटी इजराइल फीलिंग्स को लेकर के चल रहे हैं। इस पूरे के पूरे एक्सेस में कौन कौन है, तो ईरान की तरफ से आपका इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, लेबनान का हिजबुल्ला है, सीरिया की आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमास है, उसके अलावा गाजा स्ट्रिप में आपकी पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद है, और इसके अलावा इराक में भी कुछ मिलिशिया हैं, यमेन के ये हाउती फोर्सेस हैं। ये सारे लोग मिलकर के एक एक्सिस बनाते हैं। अब ये जो पूरा तुम्हारा अलायंस है, इसका एम क्या है, एक तो ये यूएस को अपोज करता है, दूसरा ये इजराइल को भी अपोज करता है। इजराइल जिस तरह से गाजा में एडवांसेस किए जा रहा है, तो ऐसे में ये एक्सिस जो है ये पैलेस्टीन को हेल्प कर रहा है टू गेन द कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। एंटी अमेरिका ने पहले ही मैं बता चुकी हूं कि मिडिल ईस्ट में यूएस की जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको ये लोग पसंद नहीं करते। ये कह रहे हैं कि तुम अपने मुद्दे पे ध्यान दो, हमारे मुद्दे पे घुसने की जरूरत तुमको नहीं है। उसके अलावा रीजनल डोमिनेंस भी इनका एक की गोल है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसका फोकस शिया सेक्ट पे है। तो जो शिया और सुन्नी सेक्ट होता है, तो इनका जो फोकस है वो शिया सेक्ट पे प्रीडोमिनेंटली एक शिया क्रिसेंट है, यानी कि लेबनान, इराक और सीरिया को हम इस शिया क्रिसेंट के तौर पर जानते हैं। ठीक है, सुन्नी के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस करेंगे, भाई शिया पे फोकस कर रहे हैं तो सुन्नी में तो इनका रेजिस्टेंस रहेगा ही ना। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा वेस्ट एशिया का रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ मैपिंग क्वेश्चन। और क्योंकि ये पूरे साल भर इजराइल, पैलेस्टीन, सीरिया इतने न्यूज में रहे हैं कि यू हैव टू समहाउ रिवाइज इट। आप देख सकते हैं हाउती रिबेल्स कौन होते हैं। हाउती रिबेल्स ओरिजिनली अंसर अल्लाह के नाम से जाने जाते थे, सपोर्टर ऑफ गॉड। ये एक तरह के शिया मुस्लिम्स है और यमीन का एक पॉलिटिकल मिलिट्री ग्रुप है। इसका फोकस है ओपोजिंग यूएस एंड इजराइल। अच्छा याद रखिएगा, हाउती के अलावा भी जितने वहां पे रिबेलियन ग्रुप्स हैं उसका एक बार थोड़ा सा लिस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी इस तरह के ग्रुप्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ग्रुप किधर है। आफ्टर दैट वी कम टू क्वाड। मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स में क्वाड बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। इनफैक्ट पिछले साल भर में मैंने आपको 5 से ज्यादा बार तो क्वाड पढ़ाया है। इस बार क्वाड न्यूज में इसलिए आ गया है क्योंकि क्वाड को 20 ईयर्स ऑफ कोऑपरेशन हो चुके हैं। अगर मैं क्वाड की बात करूं, विच इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक तरह का इनफॉर्मल अलायंस है बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। मैंने क्या कहा, इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक अलायंस कंप्राइजिंग ऑफ 4 मेरीटाइम डेमोक्रेसी। इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरी टाइमलाइन आपको लिख करके दी हुई है कि भाई 2004 में एक सुनामी कोर ग्रुप के तौर पे ये क्रिएट हुई थी, जब हमारे इंडिया में सुनामी आया था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखा था 2004 में। फिर 2007 में जो फॉर्मर हमारे जापानीज पीएम थे उन्होंने इसको थोड़ा सा इनिशिएट किया और इसकी मीटिंग को फॉर्मलाइज किया। फिर ये थोड़ा सा बीच में शांत हो गया था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। 2017 में फिर से इसके लिए टॉक्स दोबारा से बिगिन हुई। 2021 में फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग हुई एंड लाइकवाइज। तो क्वाड एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। इसका मेन एम क्या है, पीसफुल, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो अब आप यहां पे पढ़ लेंगे कि भाई क्वाड क्या है। नॉट ओनली क्वाड क्या है, क्वाड में आप पढ़ेंगे कि क्वाड की सिग्निफिकेंस क्या है फॉर इंडिया, ऑल्सो फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस। ऑब्वियसली ये एक तरह से एंटी चाइना भी है, क्योंकि चाइना की जो बढ़ती हुई डोमिनेंस है इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक रीजन में, उसी को हम कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना इसको एक थ्रेट की तरह भी देखता है। अब आ चुके हैं थोड़े से एनवायरमेंट सेक्शन पे।
एनवायरमेंट में आपके पास एक रिपोर्ट आई है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की तरफ से। रिपोर्ट का नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का ना दूसरा एक नाम भी है असेसमेंट रिपोर्ट ऑन अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज एंड ऑप्शंस फॉर अचीविंग 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। इतना सीधे से मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये समझने की कोशिश कर रही है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हुआ है, क्या उसके कॉजेज हैं, और अगर हमें अपना 2050 विजन जो है बायोडाइवर्सिटी का उसको अचीव करना है तो व्हाट ऑल वी कैन डू। इसमें एक वर्ड आया है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। तो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज मतलब क्या, ओवरऑल चेंज होता है, ओवरऑल एक्टिविटीज जो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेना चाह रहे हैं हर एक सेक्टर में, मे इट बी इन इकोनॉमिकल वे, मे इट बी इन सोशल वे, लाइक टोटल वे ऑफ लाइफ में चेंज करने को आप ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के तौर पे कहते हो। तो देखो, जब अगर हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना है तो खाली सरकार के कर देने से होगा ऐसा नहीं है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को मिलके आना होगा। नॉट ओनली कंट्रीज, वी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑल्सो विल हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये किसी एक के करने से नहीं होगा। अब यहाँ पे ये IPBES का जो नाम दे रहा है 2012 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये क्यों, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के फील्ड में साइंस पॉलिसी इंटरफेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। हेडक्वार्टर्ड इन बॉन, जर्मनी। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। याद रखिएगा, इट इज नॉट अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी बट यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनैप इसके सेक्रेटरीट को प्रोवाइड करता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, इट इज नॉट अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि फिर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में बोल देगा इट इज अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी। तो अब ये जो तुम्हारी पूरी रिपोर्ट आई उसके कुछ की हाइलाइट्स हैं। पहली चीज इन्होंने बोला है कि अगर हमें इकोलॉजिकल डैमेज को प्रिवेंट करना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा ये जो सोसाइटी है, जिस तरह से सोसाइटी बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ इंटरैक्ट करती है उसमें एक शिफ्ट लाने की जरूरत है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हम इंसान ही अपने ही मतलब में बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा नुकसान कर दे रहे हैं। तो जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएंगे, अपने दिमाग में बायोडाइवर्सिटी लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं भरेंगे, तब तक चीजें ठीक से नहीं हो पाएंगी। इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात भी की है इन्होंने कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ इमीडिएट एक्शन लेते हैं देन वी कैन जनरेट सम 10 USD ट्रिलियन इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और उतनी ही जॉब्स भी प्रोबेबली हम जनरेट कर पाएंगे। कॉजेज में इन्होंने रूट कॉज को बोला है डिसकनेक्शन बिटवीन पीपल एंड नेचर। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, बस मर्जी से पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पर रोड बना रहे हैं। ये नहीं तुमको दिखाई दे रहा कि कल को तुमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बिल्डिंग भी किसी काम की नहीं, तुम्हारा रोड भी किसी काम का नहीं है। तो कुल मिला के प्लास्टिक जहां मर्जी फेंक दे रहे हैं आप। इस बार देखिए गोवा का फुटफॉल बहुत कम था, टूरिस्ट बहुत कम गोवा गए। क्यों? उसका वन ऑफ द मेजर रीजन, तो ठीक है वहां पे प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं, पर एक और रीजन है कि हमने वहां पे गंदगी कितनी फैला दी है। बीच पे जाते हैं वहीं पे सारा कचरा फेंक के आ जाते हैं। हमको ये नहीं लगता है कि हमें नेचर का ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट एक रील भी बहुत वायरल हुई थी इंस्टाग्राम में जिसमें जो कोई टूरिस्ट है जो हिल स्टेशन में गया था और उन्होंने कचरा वहीं पे फेंका। तो भाई तुम वहां पे दूसरी जगह में जा रहे हो तो वहां की जो खूबसूरती है उसको तो खराब मत करो। आपको डस्टबिन दी जाती है ना, वहां पे जाके फेंक के आओ। तो ये सारी चीजों में देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन पीपल एंड नेचर। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। एंड दिस इज द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसके अलावा भी कॉजेज हैं, जैसे पावर और वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। हमने शॉर्ट टर्म मटेरियल गेन्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देकर के रखी हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी हुई है। तो अब इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बताई है, 5 की स्ट्रैटेजी बताई है कि किस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो बायोलॉजिकल या बायोकल्चरल डाइवर्सिटी है उस पर फोकस करना चाहिए। कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे कि नेपाल में एक कम्युनिटी ड्रिवन फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा हमें की सेक्टर्स, खासकर वो सेक्टर्स जो बायोडाइवर्सिटी लॉस पे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें सिस्टमैटिक चेंजेस लाने की जरूरत है। सिमिलरली इकोनॉमिक सिस्टम को भी चेंज करना होगा। हमें जो बिजनेस मॉडल हम लेकर के आ रहे हैं, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल लाना होगा ताकि हम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज को ला सके। एडेप्टिव गवर्नेंस, इंडिजिनस कम्युनिटी को भी उसमें इंक्लूड करना होगा। एंड ह्यूमन व्यूज और वैल्यूज में भी एक शिफ्ट लाना जरूरी है, जिससे कि हम ह्यूमन और नेचर के बीच में एक सामंजस्य, एक इंटरकनेक्टेडनेस बना सके। तो देखो, इतनी सारी चीजें याद नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आपको जाकर के बायोडाइवर्सिटी लॉस के मुद्दे को रिवाइज करना है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड,
इस तरह की रिपोर्ट से क्वेश्चन बहुत रेयरली बनते हैं, बहुत रेयरली, बिकॉज अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पीएचडी नहीं करनी है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि भाई इसके पीछे का मुद्दा क्या है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा पता होना चाहिए। अब आप ये देखोगे कि ये जो की स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप इसका बस पॉइंटर नोट कर लो, नोट्स बना रहे हो ना, बस पॉइंटर नोट कर लो, ज्यादा कुछ नोट करने की जरूरत इसमें नहीं रहती है। अच्छा, अब इंडिया ने अपना 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट सबमिट किया है, किसको? UNFCCC को। अब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, सबको पता है ना यार। पेरिस एग्रीमेंट में हमने क्या बोला? हमको अपने टेम्परेचर को कम रखना है, 2 डिग्री कम, हो सके तो 1.5। ये अलग बात है कि हम 2 डिग्री भी कम नहीं कर पा रहे हैं, नॉनदलेस। तो टुवर्ड्स द एफर्ट्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज हमने क्या क्या स्टेप्स लिए, हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स है, उसकी रिपोर्ट हमको UNFCCC को देनी होती है एज पर आर्टिकल 4.1, और वही रिपोर्ट हमने सबमिट करी है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑब्वियसली इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जो जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटीज है, इनिशिएटिव्स है, उसको मैनेज करती है। जैसे ही अब आप UNFCCC यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको 1992 की रियो समिट याद आनी चाहिए। इसमें 3 सिस्टर कन्वेंशन आई थी ना, UNFCCC, इसके अलावा आपका CBD था और आपका CCD था, UNCCD। इसके अलावा अगर 1992 का रियो याद आ रहा है, तो फिर 2002 का रियो +10 याद आ जाना चाहिए, और उसके बाद 2012 का रियो +20। UNFCCC से तुरंत आपको पेरिस एग्रीमेंट भी याद आ जाना चाहिए। और इतना याद आ गया है तो भाई 1972 में UNEP आया था। इसके अलावा आपकी ब्रटलैंड की रिपोर्ट आई थी, ये क्यों नहीं याद आ रहा है? अगर ये याद आ गया तो समझ लो आपकी एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन बेसिक्स की अच्छी चल रही है, और अगर नहीं आया तो प्लीज इसको रिवाइज करने की आपको जरूरत है। रिपोर्ट्स की हाईलाइट अगर हम देखें तो हमने बताया कि भाई हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 7.93 डिक्रीज हो चुका है in 2020 as compared to 2019, which is a good thing. सेक्टर वाइज एमिशन इसको थोड़ा याद रखेंगे, सबसे ज्यादा एमिशन एनर्जी सेक्टर से हो रहा है, which is followed by agriculture, then you have industrial process, then you have waste. एमिशन इंटेंसिटी भी हमारी रिड्यूस हुई है। जो जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उसमें फॉसिल फ्यूल का शेयर अब 46.52 पहुंच चुका है। कार्बन सिंक भी हमने एडिशनल 2.29 बिलियन टन जो है वो जनरेट कर लिया है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर करंटली स्टैंड्स एट 25.17। ये आप लिख लेंगे जो डेटा है इसको, ये मेंस के क्वेश्चन में आपको कोट करने में काम आएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से क्या? UNFCCC काम आएगा, आपके रियो समिट्स काम आएंगी, UNEP काम आएगा, आपका CBD काम आएगा, UNCCD काम आएगा, ठीक है। देन यू हैव एक न्यूज आई है कि भाई जो आपका NTPC लिमिटेड है, उन्होंने US बेस्ड क्लीन कोर थोरियम एनर्जी के साथ में अभी एक पार्टनरशिप की है टू एक्सप्लोर थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी सोल्यूशन, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन वाला जो प्लांट है, उसमें हम अनिल को यूज करेंगे। अनिल किसी इंसान का नाम नहीं है, अनिल इज एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। तो देखो NTPC आपकी एक महारत्न कंपनी है, प्लीज जाकर के चेक करना कि व्हाट आर दी कैटेगरीज मतलब क्राइटेरिया क्या है भाई महारत्न कंपनी डिक्लेयर करने के लिए। अनिल क्या है? तो आपके जो ये US की क्लीन कोर थोरियम वाली जो एनर्जी है, उन्होंने अनिल बनाया है। अनिल एक थोरियम बेस्ड फ्यूल है फॉर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। थोरियम को क्यों यूज करना चाह रहे हैं? हमारा तवज्जो इतना थोरियम पे क्यों है? तो क्योंकि इंडिया के पास थोरियम की अच्छी खासी भंडार मौजूद है। हमारे पास यूरेनियम नहीं है, लेकिन हमारे पास थोरियम भर भर के है। बट द प्रॉब्लम इज कि थोरियम एक फिजिल मटीरियल है, इसको डायरेक्टली हम एज अ फ्यूल नहीं यूज कर सकते। इसके लिए हमें दूसरे आइसोटॉप की जरूरत होती है, इसीलिए हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, हमें प्लूटोनियम की जरूरत पड़ती है। थोरियम एक्चुअली में एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ही है। अब अनिल को यूज करने से क्या होगा? अनिल को यूज करने से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा थोरियम अवेलेबल है। वेस्ट रिडक्शन होगा, कॉस्ट सेविंग रहेगा, नॉन प्रोलिफरेशन भी रहेगा, क्योंकि अगर आप ये वाला फ्यूल यूज करेंगे तो ये एक तरह का नॉन वेपनाइजेबल फ्यूल है, क्योंकि इसमें थोरियम है। थोरियम के बारे में यहाँ आपको दिया हुआ है, एक नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मेटल है और इंडिया के पास लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है। हाउएवर जो थोरियम है इट इज नॉट फिजिल, और इसीलिए आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपको या तो यूरेनियम की जरूरत पड़ती है या प्लूटोनियम की। अब आपको क्या रिवाइज करना है? आपको रिवाइज करना है हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर
पावर प्रोग्राम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा भी दिया है। हमारी फर्स्ट स्टेज थी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की, आप सेकंड में गए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो गई, थर्ड स्टेज जिसपे हम धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे हैं वही है आपकी थोरियम बेस्ड स्टेज, और ये आपके यूपीएससी के क्वेश्चन में आता रहता है 3 स्टेजेस। ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूज है ना वो भी न्यूक्लियर सेक्टर से ही रिलेटेड है। इसमें जो आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए कुछ प्रपोजल्स बुलाए हैं कि भाई अभी हम चाह रहे हैं कि हम कॉम्पैक्ट यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाएं, तो उन छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाने के लिए हमने प्राइवेट कंपनीज से कुछ प्रपोजल्स मंगवाए हैं। अब इसमें आप देख लो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस तरीके के हो सकते हैं, तो बेस्ड ऑन द कैपेसिटी कि कितना वो जनरेट कर सकते हैं एनर्जी को, हमारे पास सबसे बड़े तो लार्ज आते हैं, लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर जो 700 प्लस मेगावाट की एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है मतलब उतनी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि 300 मेगावाट यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल ट्रेंड में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ही आपके माइक्रो रिएक्टर और छोटे वाले होते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको एक रिवाइज कराने के लिए इसमें रख दिया, और ये आपके लिए लिखा हुआ है कि भाई अगर हम न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके क्या सिग्निफिकेंसेस और क्या चैलेंजेस हैं। इन पॉइंट्स को आप अपने मेंस में ऐड कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमें टेक्नोलॉजिकली इनोवेशंस देखने को मिलेगी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, एनर्जी ट्रांजिशन होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर आता है ना कहीं पे भी तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नॉट ओनली दैट, पैसे भी आ जाते हैं ना, कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट आ जाता है, रिसोर्सेज बहुत सारी मिल जाती है। पब्लिक सेक्टर के पास शायद उतनी चीजें नहीं है, तो पब्लिक प्राइवेट जब साथ में मिलकर के आते हैं तो ये चीजें होती है। हाउएवर चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंसिंग वगैरह का बहुत सारा मुद्दा होता है न्यूक्लियर फील्ड में। सेफ्टी कंसर्न्स भी है, हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो पब्लिक की सेफ्टी पर उतना ध्यान ना दें और फिर डिजास्टर्स हो जाएं, जैसे कई बार न्यूक्लियर से होते रहे हैं। फाइनेंशियल वायबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट भी है, क्योंकि जो आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, तो किसी ने अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसका रिटर्न कितने समय में मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए वो रिस्क रहता है। फाइनेंशियल वायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इसके अलावा हो सकता है कि जो वेस्ट डिस्पोजल है वो सही से नहीं हो, तो ऐसे में क्या होगा, न्यूक्लियर पोल्यूशन होगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने आपकी एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट दिखा रही है कि हमारी कंट्री में एनुअल जो ग्राउंड वाटर है उसका क्या सिनेरियो है। पहली बार हमने इस रिपोर्ट में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और उसकी 4 ब्रांचेस हैं, इन चारों ब्रांचेस के लिए मैंने एक ही रूल बनाया हुआ है, यानी कि ये भी उसी रूल से चलेगी, यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सो दैट चारों में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, है ना। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नो मैटर वेयर यू ऑपरेटिंग, आपका जो तरीका होगा ऑपरेट करने का वो दिल्ली में भी वैसे ही रहेगा जैसे कर्नाटका में हो रहा है। तो वो उन्होंने ग्राउंड वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए किया है कि अगर मैं दिल्ली में मॉनिटर कर रहा हूँ, अगर मैं जाके यूपी में मॉनिटर कर रहा हूँ, या मैं जाके तमिलनाडु में मॉनिटर कर रहा हूँ, तो सेम यूनिफॉर्मिटी मेरे डेटा में आनी चाहिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इंडिया जो है लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं, इनफैक्ट मोर देन 25% ऑफ ग्लोबल टोटल। और जो 87% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है, 11% यूज होता है डोमेस्टिक सेक्टर में, ऐसा ही रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा हमें काफी सारी रीजनल वाइबिलिटी भी देखने को मिली है, वेरिएबिलिटी भी। जितने भी सैंपल्स 100% ऑफ वाटर सैंपल्स जो कलेक्ट किए गए थे वो BIS स्टैंडर्ड को मीट करते हैं इन स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। हाउएवर राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा कंटैमिनेशन है। कंटैमिनेशन मतलब क्या, वाटर पोल्यूशन है, इसमें अलग अलग तरीके के आपको मेटल्स मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको मेटल्स मिलेंगे, मैं आपको कंटैमिनेंट्स भी अभी पढ़ाऊंगी। सिमिलरली इरिगेशन सूटेबिलिटी की भी बात करें तो आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां का पानी अच्छा है इरिगेशन के लिए, लेकिन आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में काफी ज्यादा सोडियम पाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इरिगेशन पर्पस के लिए क्या हो गए हैं, अनसूटेबल हो गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ना मैं आपके लिए थोड़ा सा ये लेकर के आती हूँ, कंटैमिनेंट्स आपको मैं बता देती हूँ।
ये देखो आपके लिए चार्ट मैंने बना के रखा है, होप दिस इज यूजफुल टू यू। यू नो, ये कंटेंट मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है कि आप अगर कल को इसको पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी। दैट इज क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कंटेंट 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 और नोट्स की डिमांड कर रहे होते हैं। एनीवेज, जब हम बात करते हैं पानी की, वाटर की, तो वाटर के कुछ स्पेसिफिक कंटामिनेंट्स है जिसपे हमको ध्यान देना पड़ता है। और हमारी कंट्री में ये जो कंटामिनेंट्स है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहले नाइट्रेट। नाइट्रेट के लिए भी एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक सीपीसीबी की रिपोर्ट है, जो बात कर रही है कि भर भर के नाइट्रेट मिल रहा है हमको पानी में। कहाँ पे? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में। नाइट्रेट से क्या होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको कि आप मिथेमोग्लोबिनिया भी बोलते हो। एक्चुअली में जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन साथ में ये मिथेमो हीमोग्लोबिन भी आपका होता है जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। तो नाइट्रेट की वजह से ना बॉडी में ये ज्यादा बढ़ने लगता है, तो आपकी कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड कंटामिनेंट आपका आर्सेनिक है, जो नॉर्मली आपको जो आपका गंगा वाला प्लेन है, बिहार वाला एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है और इससे होती है आपकी ब्लैक फुट डिजीज। यूरेनियम भी आजकल पाया जाने लगा है, खासकर राजस्थान, पंजाब में, जो आपके किडनी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। नॉट ओनली किडनी डिसऑर्डर्स, लंग कैंसर भी ये कॉज करता है। फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो हरियाणा, कर्नाटका में आपको इससे फ्लोराइसिस होता है, मतलब आपकी जो टीथ हैं वो कमजोर हो जाते हैं, आपकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं, ये सारी दिक्कतें होती है। क्यों हो रही है भाई? क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, भर भर के मेटल्स कहाँ जा रहे हैं? पानी में जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप पेस्टिसाइड केमिकल यूज कर रहे हो, कहाँ जा रहा है? पानी में जा रहा है। क्लाइमेट चेंज अलग से हो जा रहा है, तो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी सब चेंज हो रही है। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, तो फ्लाई एश टाइप के जो कंटामिनेंट्स है वो भी चले जाते हैं, एयर में तो जाते ही हैं लेकिन वो वाटर को भी पोल्यूट करेंगे। हम डंपिंग ऑफ वेस्ट कर रहे हैं, कचरा फेंक दे रहे हैं। गंगा को क्लीन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना कचरा फेंक दिया इसीलिए ना। यमुना क्यों सूखती जा रही है? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। सिमिलरली एक और रिपोर्ट आई है जिसका कि नाम है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। तो पिछली वाली जो रिपोर्ट है वो कंटामिनेंट्स के बारे में आपको बता रही थी, ग्राउंड वाटर के स्टेटस को बता रही थी, और यहाँ पे हमने असेसमेंट किया है कि भाई जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसकी क्या सिचुएशंस हैं। और ये जो रिपोर्ट रिलीज करी है, मतलब कैरी आउट की है, रिलीज तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने की है, कैरी आउट किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने। तो ये रिपोर्ट की हाईलाइट क्या कहती है? हमारा जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो डिक्रीज हो गया है। ग्राउंड वाटर खुद से भी रिचार्ज होता है लेकिन वो डिक्रीज हो गया है क्योंकि रेनफॉल मेनली इसको कंट्रीब्यूट करता है। 60% रिचार्ज रेनफॉल से ही होता है, अगर वो थोड़ी सी इरेटिक हो जाएगी तो दिक्कत होगा। एक्सट्रैक्शन की बात करें, कितना ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो मार्जिनली ही डिक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, मार्जिनली डिक्रीज है। अब याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये यूनिट्स को यानी कि लोकेशंस को कैटेगरीज में डिवाइड करती है कि भाई किस जगह की जो लोकेशन है वो सेफ कैटेगरी में आती है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर, कौन सी जो है वो एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में। तो देयर आर 3 कैटेगरीज जो मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट में दिया, आई होप इट इज विजिबल। ये सेफ कैटेगरी की यूनिट है, ये ओवर एक्सप्लॉइटेड है, ये क्रिटिकल है। इनका क्राइटेरिया क्या है? अगर कहीं पे किसी जगह पे ग्राउंड वाटर जो आपका एक्सट्रैक्शन है वो 70% से कम है तो वो सेफ कैटेगरी पे है। अगर कहीं पे भी एक्सट्रैक्शन उसकी एनुअल रिचार्ज रेट से ज्यादा हो रहा है, मतलब एनुअली मान लीजिए 50% वो रिचार्ज होता है और जो यूसेज है आप 70% कर रहे हैं, तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, क्योंकि जितनी उसकी कैपेबिलिटी नहीं है उससे ज्यादा आप उसको एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं। क्रिटिकल में क्या होता है? जब आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 90 से 100% के बीच में आता है तो वो क्रिटिकल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से नियरली 73.4% यूनिट्स जो है वो सेफ कैटेगरी में आई है, 3.05 असेसमेंट यूनिट्स क्रिटिकल में आई है, 11.1 असेसमेंट यूनिट्स आपकी ओवर एक्सप्लॉइटेड में आई है। तो मतलब जो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी ने अपने अपने यूनिट्स में जहां जहां पे टेस्ट किया है, इस रिपोर्ट को एसेस किया है, उनके हिसाब से इतना हमें कैटेगरी वाइज देखने को मिलता है। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स कौन सी हैं? ये वाली जो अपने पोटेंशियल को एक्सीड कर रही हैं। तो वी हैव नॉर्थ वेस्टर्न रीजन विच इंक्लूड्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी। फ्रॉम द वेस्टर्न रीजन वी हैव राजस्थान, गुजरात एंड ऑल्सो द सदर्न रीजन कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये जो है ग्राउंड वाटर, अब आपको रिवाइज क्या करना है? आपको वाटर पोल्यूशन रिवाइज करना है, आपको ग्राउंड वाटर या वाटर क्राइसिस का जो मुद्दा है वो रिवाइज करना है। ठीक है, वाटर क्राइसिस, क्योंकि ये मेंस का पार्ट है। वाटर पोल्यूशन में जब आप वाटर पॉल्यूटेंट्स पढ़ेंगे
ये आपके प्रीलिम्स का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसके रीजंस पढ़ेंगे, कॉजेस पढ़ेंगे, वाटर क्राइसिस क्या है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन क्या है, उससे क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपके मेंस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये सीपीसीबी के बारे में यार देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सीपीसीबी बोलती हूँ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये 1970s में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्राउंड वाटर रिलेटेड मुद्दों से डील करती है। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को कैसे हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज हम ला सकते हैं, क्या साइंटिफिक चीजें हम उसमें यूज करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ये काम किसका है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का। इनके नाम में ही ग्राउंड वाटर है ना, तो सारा फोकस कहाँ रहेगा, ग्राउंड वाटर बोर्ड का। ठीक है, अब देख लो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी तो मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दी, क्योंकि आपके जो यूपीएससी है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व इनसे बहुत मोहब्बत है। तो अब ये जो है शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर एक फॉनल सर्वे किया गया, मतलब बर्ड्स वगैरह पे जितनी भी फौना वहां पे अवेलेबल है उस पर फोकस था। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि ये सेंचुरी कहाँ पे है, तो आपके केरला में जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्टर्न घाट्स में आता है, उसमें ये शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करती है। इट इज अ पार्ट ऑफ अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व। इसका नाम डिराइव हुआ है यहाँ पे रहने वाली एक एंडेमिक स्पीशीज से, जिसको लोकली बोलते हैं चेनाकुरुंजी। तो चेनाकुरुंजी से ये शेंदुरने हो चुका है। ठीक है, इसमें मेजर रिवर्स भी कुछ फ्लो करती हैं, जैसे कि सेंदुरनी, कजतुर्थी, कुलाथुपुजा, एंड देन उसके बाद टुगेदर दे आर फॉर्मिंग रिवर कलादा। और कॉमन फौना की अगर मैं बात करूं तो ग्वार मिलेगा, सांबर मिलेगा, नीलगिरी लंगूर मिलेगा, लॉयन टेल्ड मैकॉक मिलेगा। इसके अलावा जो फर्स्ट प्लान्ड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंडिया का, थेनमाला, वो भी यही है। अब ये जो मैंने आपके लिए पिक्चर लगाई है ना, इसमें आपको केरला की जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, चाहे तो ये नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वो सब मिल जाएगा फॉर योर रिवीजन पर्पस। तो आप इसमें से देख सकते हैं। पीडीएफ इसकी आपको कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत सारे लोग फिर पीडीएफ करेंगे, तो इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। 1-2 दिन का टाइम मुझे देना, क्योंकि थोड़े बहुत इसके मुझे चेंजेस करने हैं। एक्चुअली इट्स वेरी टाइम टेकिंग व्हेन यू नो स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगता है। और मैं हमेशा ये सोच के आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ कि बच्चों को किस तरीके से बेहतर समझ में आएगा। तो इन्फोग्राफिक्स ऐड करना ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि आप पिक्चर, आपकी मेमोरी जो होती है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी, वो काफी स्ट्रांग होती है, तभी मूवी याद रह जाती है। अभी गाना बोलूंगी तो पूरे लिरिक्स बता दोगे, क्वेश्चन पूछ दो तो फिर याद करना पड़ता है। अच्छा, प्रेसिडेंट के पावर ऐसे थे। नंदलेस, ये आपको बिल्ली जैसी दिख रही होगी, बिल्ली ही है, एक्चुअली बिल्ली की ही प्रजाति है, फिशिंग कैट हम इसको बोलते हैं। तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून का, उसने पहली बार इंडिया का फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कहाँ पे, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कॉलरिंग प्रोजेक्ट क्या, कुल मिला के आईडी बनाना है। देखो, आप और मैं इंसान है, पर हम किसी कंपनी को मान लो ज्वाइन करते हैं तो हमको एक आईडी कार्ड मिलता है कि भाई ठीक है ये एक्स पर्सन है, वाई पर्सन है। लेकिन एनिमल्स में कैसे करें, सब तो एक ही दिख रहे होते हैं। अभी मेरे घर में 3 बिल्ली आती है, मुझे खुद डिफरेंस करना पड़ता है कि ये वो वाली है, वो वाली। तो कैसे करेंगे हम, उनकी मूवमेंट पे कैसे खबर रखेंगे, तो हम उनको उनके कॉलर में ना कुछ चीजें लगा देते हैं। जैसे आजकल हम उनमें कुछ चिप जैसा भी फिट कर देते हैं। कैट्स के लिए, कैट्स मतलब टाइगर्स के लिए हमने ये यूज किया था, तो अब ये हम फिशिंग कैट के लिए भी करने वाले हैं। कहाँ कर रहे हैं, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, आपके गोदावरी एस्चुरी के पास में है, जहां पे आपकी जो कोरिंगा रिवर है वो जाके बे ऑफ बंगाल से मिलती है। ये बिल्ली जैसी दिखती है भाई, देख लो, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम खूबसूरत सी, इसके ऐसे गोल गोल से कान है, इसलिए स्मॉल राउंड ईयर्स दिखा है। और यहाँ पे 4 वर्टिकल लाइन्स है, शॉर्ट टेल है आपकी, और ये आपके हिंड लेग, फोर लेग जो भी है। तो मैं फिशिंग कैट की अगर बात करूं तो ये जनरली आपको वेटलैंड्स और मैंग्रोव पे देखने को मिलेगी। इंडिया में सुंदरबंस में, हिमालयन फुटहिल्स में, ब्रह्मपुत्र वैली, इवन वेस्टर्न घाट्स में ये पाई जाती है। नॉक्ट्रल हंट्रल है, फिश खाती है, फ्रॉग्स भी खा लेगी, स्नेक्स, बर्ड सब खा लेगी। ठीक है, इसके अलावा बेचारों का एग्जिस्टेंस थ्रेट पे है, क्योंकि वेटलैंड डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। जो ये चीज खाते हैं, जैसे फिश खाते हैं, लेकिन अनसस्टेनेबल फिश प्रैक्टिसेस की वजह से फिश ही नहीं बच रही, तो ये क्या खाएंगे, तो इसलिए इनको भी दिक्कत हो रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इनका कंजर्वेशन स्टेटस। तो भाई IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें शेड्यूल 1 में है। अब इसमें आप जाते ही सबसे पहले जो हमारी थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट होती है उसको रिवाइज कर लेंगे। वल्नरेबल कितने हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कितने हैं, एंडेंजर्ड कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में पूछता रहता है। ठीक है, ये देख लो इसकी लोकेशन, ये आपका उड़ीसा प्रदेश, उड़ीसा को तो छोड़ दो, ये आपका आंध्र प्रदेश है यहाँ पे। और ये यहाँ पे बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास में ही आपकी क्या है, कोरिंगा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके ऊपर तो उड़ीसा लगता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी यहाँ पे मैंने आपके लिए लगा दिया है। ये आपके डिफेंस का टॉपिक है, मेनली आपके मेन से रिलेट करता है। तो रिसेंटली 2025 को एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया। क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पे हमारा एम है आर्म्ड फोर्स को मॉडर्नाइज करना, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाना। क्यों? मैं कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ कि फिलहाल टाइप्स ऑफ वॉर जो हैं वो अलग होती जा रही है। पहले क्या होता था? फिजिकल वॉर होती थी, कन्वेंशनल सेटअप में फिजिकल वॉर होती थी, सामने वाला बंदूक लेके आया, आप बंदूक लेके आए, लड़ाई चालू हो गई दो देशों के बीच में। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी केमिकल वॉर हो सकती है, किसी देश ने किसी पे केमिकल छोड़ दिया, ड्रोन से हमला हो सकता है, इसके अलावा साइबर अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि नर्व वेपन्स यूज हो सकते हैं। यू ऑल्सो हैव न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, अनमैन्ड ड्रोन्स आ सकते हैं। कहने का मतलब है जो वॉरफेयर का तरीका है वो बदल रहा है, तो उस वॉरफेयर के साथ खुद को कैपेबल बनाए रखना जरूरी है कि भाई कल को हम पर अगर साइबर अटैक हो गया तो कैसे डील करेंगे, अगर किसी ड्रोन से हमला होने लगा तो हम कैसे डील करेंगे। उसी के लिए हमें अपने आप को मॉडर्नाइज करना जरूरी है। तो फोकस एरिया आइडेंटिफाई किया गया है। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है? जहां पे हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और जो आपकी लैंड वाली फोर्सेस रहती है, क्या कहते हैं, वो एक साथ आएंगी, तो उनको एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना है। क्योंकि मान लीजिए ड्रोन से अटैक हो रहा है तो हमारी आर्मी को भी देखना पड़ेगा, नेवी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और एयरफोर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना, तीनों ही मिलकर काम करेंगे। देन यू हैव इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड न्यू डोमेन्स पे हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा कोलैबोरेशन सिविल और मिलिट्री का, क्योंकि सिविलियंस को भी हमको ध्यान में रखना होगा और साथ में लेकर के चलना होगा। देन डिफेंस एक्सपोर्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारा एक आइडेंटिफाइड थर्स्ट एरिया है। और देखो ऐसा नहीं है कि हमने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन अभी शुरू किया है, पहले से चल रहा है। मैं आपको पिछले 5 महीने में 4 बार पढ़ा चुकी हूँ कि ड्रोन्स किस किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, एआई का कैसा यूज कर रहे हैं हम, रेस्पॉन्सिबल एआई इन डिफेंस भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इनिशिएटिव्स जैसे कि हमारे पास इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की एक स्कीम है, ऑल्सो एक सृजन स्कीम है जिसमें हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डिफेंस की जो भी चीजें आपको बनानी है खुद से ही बनाओ, ऐसा नहीं कि मटेरियल एक्सपोर्ट करके लाओ, नथिंग लाइक दैट। हम इंडिजनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा एफडीआई पॉलिसीज में भी काफी हमने लिबरलाइजेशन करके रखी हुई है, ठीक है। अब देखो बहुत समय के बाद जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए एक 18 मेंबर का वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, यानी इकोनॉमी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स का अभी तक बेस ईयर है 2011-12। अब हम चाह रहे हैं कि उसका बेस ईयर हो जाए 22-23। इससे पहले समझते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखो 2 चीजें होती है, आप मार्केट में कोई माल खरीदने जाते हो, होलसेल की दुकान होती है, रिटेल की दुकान। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, तो जब एक दुकानदार होलसेल रेट पे माल लेने जाता है ना तो उसको अलग रेट पे सामान मिलता है। आप एज अ रिटेल कस्टमर जाओगे तो आपको अलग रेट पे माल मिलेगा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? एक एवरेज प्राइस में होने वाला चेंज है एट दी होलसेल लेवल। मान लीजिए एक्स कमोडिटी है, इस एक्स कमोडिटी का होलसेल लेवल पे प्राइस कितना चेंज हो रहा है, मतलब 2011-12 में कितना था और आज कितना है, ये हम चेक करते हैं। क्योंकि हमारा बेस उस समय 11-12 था ना, इसी को तो चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये हम चेक करते हैं कि इट अमाउंट्स टू दी एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एट दी होलसेल लेवल। इसको पब्लिश कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अच्छा, इसमें सिर्फ हम गुड्स के प्राइस मेजर करते हैं, सर्विसेज नहीं होती, क्योंकि होलसेल में सर्विसेज थोड़ी ना बेचते हो। ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक साथ रेस्टोरेंट में सारे जो शेफ हैं वो आप ही को काउंटर करने आ जाएंगे, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ गुड्स आती हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जो प्राइसेस पे कौन करता है? तो आपके मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स करते हैं। कितनी कमोडिटीज को हमने इंक्लूड किया है? तो 697। आई होप ये अभी भी हो, एक बार आप देख लेना। इसमें प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इनपुट एंड इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मिनरल्स, बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल्स इसमें आपके कवर्ड होते हैं। बेस ईयर 11-12 है, बता चुकी हूँ। कुछ ही कंट्रीज इसको यूज करती हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। इसका जो डेटा है वो वीकली, मंथली दोनों बेसिस पे रिलीज होता है। सिमिलर एक इंडेक्स है हमारे पास, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब रिटेल लेवल पे जो एवरेज चेंज आ रहा है किसी कमोडिटी पे। मान लीजिए शैम्पू का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो शैम्पू का होलसेल लेवल पे क्या चेंज आ रहा है?
और रिटेल लेवल पे क्या चेंज आ रहा है। होलसेल लेवल पे जब तुम चेंज देखोगे मोटा मोटी तो वो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। रिटेल मतलब आप कितना पैसा उसके लिए पे करके आ रहे हो एज एन इंडिविजुअल कस्टमर, वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, इसको कौन रिलीज करता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, कंज्यूमर पैसा पे कर रहा होता है। इसके बास्केट्स में कुछ कुछ कमोडिटीज कवर्ड होती हैं। आइटम्स क्या कवर्ड है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, फूड, बेवरेजेस, हाउसिंग, क्योंकि सर्विसेज भी है ना, 2012 इसका बेस है, मंथली बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। सिमिलर एक और इंडेक्स हमारे पास है जिसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। तो ये एक्चुअली में प्रोड्यूसर के लेवल से चेक होता है ओवरऑल चेंजेस जो प्रोड्यूसर के लेवल पे आ रहे हैं। जब प्रोड्यूसर माल बना रहा है तो उसको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है जो पेन बनाता है, तो अब वो 2011 में भी तो पेन बना रहा था ना, तो उस समय पेन बनाने में उसको कितना इनपुट कॉस्ट लग रहा था और अब उसी पेन को बनाने में उसको कितना कॉस्ट लग रहा है, ये होता है आपका सिंपल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव WTO, क्योंकि WTO ने अपनी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, तो यहाँ पे WTO के बारे में आपके लिए है। बेसिक्स में रिवाइज करोगे तो WTO ने गैट को रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड को रिप्लेस किया था। काफी सारी राउंड ऑफ टॉक्स चली जिनको कि हम उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन बोलते हैं। ऑलमोस्ट फ्रॉम द ईयर 1986 टू 1994 ये टॉक्स चली। फाइनली 1995 में हमको क्या देखने को मिला, आपका WTO का जो है क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिला। ठीक है, तो WTO इकलौती ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल ऑफ ट्रेड से डील करती है कि दो नेशंस के बीच में अगर ट्रेडिंग होगी तो उसके क्या रूल्स, क्या पॉइंटर्स होने चाहिए। WTO का वही काम है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर फिर जनरल काउंसिल है। यू ऑल्सो हैव अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड आपकी ट्रेड रिव्यू पॉलिसी है, गुड्स काउंसिल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की काउंसिल है, सर्विसेज वाली काउंसिल। इसमें ऑफकोर्स 166 मेंबर्स हैं और इंडिया ऑफकोर्स इसका मेंबर है, ये तो हम भी जानते हैं। ठीक है, की प्रिंसिपल्स की बात करूं तो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, फ्री ट्रेड रहना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, मतलब विन विन सिचुएशन सारी स्टेट्स के लिए हो, ऐसा WTO कहता है। WTO की बात हो और सब्सिडी बॉक्सेस की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। ग्रीन बॉक्स, अम्बेर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स में ना ऐसी सब्सिडी आती है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है या मिनिमल डिसरप्शन करती है। मतलब मान लीजिए कोई एक सरकार है जो अपने यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट में कोई सब्सिडी दे रही है, लेकिन उस सब्सिडी से उस प्रोडक्ट के होने वाले ट्रेड में किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है, तो वो ग्रीन बॉक्स में आती है। उसके अलावा अम्बेर बॉक्स में ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी आती है, ऐसी सब्सिडी जिससे कि ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, ट्रेड में जो सामने वाली पार्टी है या कंट्री है उसको नुकसान हो रहा है, तो वो अम्बेर बॉक्स में आती है। डेवलप्ड कंट्रीज को सिर्फ 5% अम्बेर बॉक्स की सब्सिडी अलाउड है और डेवलपिंग कंट्रीज को 10%। इस रूल को कुछ बोलते भी हैं, डी मिनिमस या समथिंग, आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ब्लू बॉक्स में वाइड रेंज ऑफ सब्सिडी अलाउ होती है। इसमें ट्रेड डिस्टॉर्शन थोड़ा कम होता है, उसको मिनिमाइज करने की बात की जाती है, हालांकि इसमें भी लिमिट नहीं है। तो यानी कि सबसे ऊपर जो है ग्रीन वाली सब्सिडी आएगी, एक तरह से समझ लो, जिसमें किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं और ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होता। ब्लू बॉक्स में मिनिमाइज करने की बात हम करते हैं कि भाई ट्रेड डिस्टॉर्ट तो हो रहा है लेकिन उसको आपको मिनिमाइज करना है। अम्बेर बॉक्स सबसे एकदम हायर, सबसे लास्ट में आती है कि भाई इससे तो बहुत ज्यादा ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है। आप एक बार WTO के एग्रीमेंट्स को रिवाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग हो जाती है, एक एक एग्रीमेंट को हम बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, सो आई एम नॉट गोना कवर इट राइट नाउ। देन यू हैव अ रिपोर्ट लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ये जो रिपोर्ट है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने रिलीज करी है। तो ये रिपोर्ट हमें दिखा रही है कि डिफरेंट स्टेट्स में जो लॉजिस्टिक्स का सिचुएशन है वो कैसा है। लॉजिस्टिक्स मतलब मान लीजिए आपको एक माल बनाना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाना है, इसके लिए आप पहले रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो रॉ मटेरियल कहीं से तो आपके पास आएगा, आप इसको स्टोर करोगे, फिर आप इसको एक जगह पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले जाके बनाओगे। ये जो आपका माल बन गया इसको आप कहीं पे कुछ समय के लिए स्टोर करोगे, फिर आप इसको भेजोगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन में ये होलसेल के पास जाएगा, फिर रिटेल के पास जाएगा। कहने का मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है लॉजिस्टिक्स होता है। तो हमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लॉजिस्टिक की परफॉर्मेंस कैसी है वो देखने को मिलता है आपके इस लीड्स से, यानी कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक का एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता था, उसी की लाइन में इंडिया में हमने लीड्स बनाया हुआ है।
इसमें आपके कुछ 4 पिलर्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि भाई लॉजिस्टिक सर्विसेज कैसी हैं, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा है, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक है कि नहीं, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और इस बेसिस पे हम स्टेट्स को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन 4 ग्रुप्स में स्टेट्स डिवाइडेड होते हैं, कोस्टल, लैंडलॉक, नॉर्थ ईस्ट, यूनियन टेरिटरी। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द पर्टिकुलर लीड्स आप उसको अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायरर पे डिवाइड करते हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है पूरा चार्ट दे दिया है कि भाई 2024 में कोस्टल ग्रुप में कौन अचीवर है, कौन फास्ट मूवर है, एस्पायरर है, लैंडलॉक्ड ग्रुप में कौन है, नॉर्थ ईस्टर्न में कौन है, यूनियन टेरिटरी में कौन है। अब ये आपके लिए रट्टाफिकेशन वाला, एक बार एक नजर से देख लेना इसको। HSBC ने इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उस पे एक सर्वे जारी किया है। तो इस सर्वे से हमें पता चलता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफी स्लो डाउन कर रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, जब से हम आजाद हुए हैं राइट फ्रॉम अवर इंडिपेंडेंस हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डिक्लाइन ही कर रहा है, उसका जो शेयर है हमारी जीडीपी में वो डिक्रीज ही हो रहा है। और इसी को बूस्ट करने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली स्कीम है आपकी, एमएसएमई के बूस्टअप करने के लिए स्कीम्स है आपकी, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। सेल्फ रिलायंस की भी जो हम बात कर रहे हैं उसमें आप एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा दे रहे हो। अब ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है? एक सर्वे बेस्ड रिस्पॉन्स है जो हम मैनेजर्स को देते हैं। हम एक क्वेश्चनएयर बनाते हैं, कुछ वेरिएबल्स उस पर डालते हैं और वो वेरिएबल्स वो क्वेश्चनएयर हम मैनेजर को भेजते हैं कि भाई तुम इसमें टिक करके दो कि तुम्हें क्या लगता है। तो ये सर्वे बेस्ड है। जैसे आप में से कोई बच्चे अगर रिसर्च पेपर लिखते हो, रिसर्च करते हो, पीएचडी करते हो, तो हम अपने स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चनएयर बना कर देते हैं या आपके स्टूडेंट्स एक क्वेश्चनएयर बनाते हैं और वो जाके लोगों से पूछते हैं। वो उसी तरीके से यहाँ पे एक सर्वे बेस्ड मेजर है जिसमें हम रिस्पॉन्डेंट्स को कुछ वेरिएबल्स पे पूछते हैं कि आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसको कंपाइल किया जाता है बाय IHS मार्केट, जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल का ही एक पार्ट है। पर्पस क्या है? तो जो भी हमारे बिजनेस के कंडीशंस है उसको समझना। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। कुछ इंटरप्रिटेशन देखो, अगर हमें जो हमारा स्कोर है 50 से ज्यादा मिलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन अगर स्कोर 50 से कम है इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्शन के उस पे है, और अगर 50 पे ही है तो हम उसको नो चेंज न्यूट्रल मान देते हैं। अब यहाँ पे ना वेरिएबल्स एक बार थोड़ा सा देख लो कि क्या वेरिएबल्स हैं। कितने नए ऑर्डर मिले, क्या आउटपुट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, सप्लायर्स डिलीवरी टाइम कितना लग रहा है, स्टॉक ऑफ आइटम परचेस्ड कितना है। कहने का मतलब है कोई भी अगर बिजनेस है तो उसने कितना स्टॉक रखा हुआ है आइटम का, जब उसको माल चाहिए होता है तो कितने टाइम पे उसकी डिलीवरी होती है। इसके अलावा न्यू ऑर्डर्स उसको कितने मिल रहे हैं, उसने कितने लोगों को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, और फाइनली उसका जो पूरा कंपनी पूरा बिजनेस है उसका आउटपुट क्या है। तो ये इस डेटा में आपको वेरिएबल्स ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिख जाएंगे। नाउ आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, हर साल रिलीज करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो हमको दिखाती है कि हमारी कंट्री में बेसिकली खासकर जो बैंक्स है, हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनकी एसेट क्वालिटी कैसी है, हमारा जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की जो ग्रॉस एनपीए है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। तो ये जो रिपोर्ट है ये बाय एनुअली आरबीआई रिलीज करता है। इसमें कलेक्टिव असेसमेंट किया हुआ होता है। किसने किया होता है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर। और ये रिपोर्ट इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इवैल्यूएट करती है, समझने की कोशिश करती है कि हम कहाँ पर हैं, स्टेबल हैं कि नहीं है, क्या रिस्क हैं, पूरे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की, ये एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है। अपेक्स लेवल फोरम 2010 में फॉर्म हुई थी। इसके चेयरमैन याद रखेंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मेंबर्स में आपको जो डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर हैं, सेबी है, पर्डा है, इरडा है, आरबीआई, सबके मेंबर्स जो हेड्स हैं वो इसके मेंबर होते हैं। 2018 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू इंक्लूड मोर मेंबर्स। ये रिपोर्ट जो है
इस बार की रिपोर्ट हमें क्या की हाईलाइट बताती है वो एक बार देखें तो हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी 6.6% से। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अब डिक्रीज होने के चांसेस हैं। स्टेट की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है वो भी डिक्लाइन हो रही है। अब क्या आपको ये पूरा याद रखना है? नहीं, आपको ये याद नहीं रखना। अगर रख सकते हो तो रख लो, मेंस में लिखने का काम आएगा। आपको इन टर्म्स को रिवाइज करना है। व्हाट इज जीडीपी, what is GNP, what is NDP, what is NNP। ठीक है, सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो आता है, यानी कि सरकार ने कितना उधार लिया हुआ है। क्या बोला मैंने? सरकार ने उधार कितना लिया है, हमारी जीडीपी में से कितनी उधारी है हमारी सरकार की, वो इंपॉर्टेंट है। स्टेट की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, कितनी जिम्मेदारी आपकी बाकी है। मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस उधार को लौटाएंगे। तो स्टेट्स की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी है, बाहर से कितना उधार लेके हमने रखा हुआ है। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना स्टेबल है, कितना नहीं है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो अब आपको एनपीए भी रिवाइज करना है। कहने का मतलब है जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपको एक चीज देखने को मिलती है, इकोनॉमिक्स का जो आपका पोर्शन है उसमें सबसे पहले आपका बैंकिंग सिस्टम जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। व्हेन आई से बैंकिंग सिस्टम, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी and the terminologies from exam perspective, mind it। second चीज आपकी आती है सरकार की फिस्कल पॉलिसी। when I say fiscal policy, I am talking about budget and its terminologies। देन आपका आता है नेशनल इनकम वाला मुद्दा, जिसमें आपके जीडीपी, एनएनपी, ये 3 मेजर चंक हैं जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पर्टेन करते हैं। आप कभी एनालाइज करोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड रिलेशंस रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि दोनों ही कंट्री ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। एक तरह का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें जो दोनों ही कंट्रीज हैं कुछ कंडीशंस अपने एग्रीमेंट में लिखती है कि भाई हम इतना टैरिफ रेट कम करेंगे, ये चीजें अलाउ करेंगे, ऐसा करेंगे। तो मतलब ट्रेड को ईज करने के लिए इस तरह के एग्रीमेंट किए जाते हैं। तो अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो इससे दोनों ही कंट्रीज को फायदा होगा। इस ट्रेड एग्रीमेंट में टैरिफ रिडक्शन है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन गुड्स पे 96% टैरिफ को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि हम ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कोल में मतलब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कोल में कंसेशन दिया है, वाइन में कंसेशन दिया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कंसेशन दिया है। दोनों ही नेशंस जो हैं वो मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे फॉर डिफरेंट सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर के भी चेंजेस किए गए हैं। रूल ऑफ ओरिजिन मतलब कोई प्रोडक्ट किस कंट्री से ओरिजिनेट कर रहा है ये लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या रिवाइज करना है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन, पूरा रिलेशन। यहाँ पे तो ट्रेड रिलेशन की बात हो रही है, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, बट फ्रॉम द आईआर पर्सपेक्टिव यू हैव टू रिवाइज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियाज रिलेशन। अच्छा, इसरो का स्पेस जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है वो काफी न्यूज में रहा है, पर इससे पहले कि आप ये पढ़ें आपको समझना जरूरी है स्पेस डॉकिंग क्या होती है। स्पेस में 2 स्पेस क्राफ्ट को आपस में कनेक्ट कराना ही स्पेस डॉकिंग होती है। जैसे कि एक तरह से सुन लो कि जैसे गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी खराब हो गई तो दूसरी गाड़ी उसको क्या करती है, ऐसे खींच के ले जाती है ना, अलाइनमेंट में चलते हैं फिर दोनों। या फिर आप जैसे आपका दोस्त बाइक से जा रहा है, आप बाइक से जा रहे हो, कभी कभी हाथ पकड़ के गाड़ी चला रहे होते हैं। रोड में क्या हुआ, आपने गाड़ियां कनेक्ट कर ली है, हाथ पकड़ के आप सेम स्पीड में चला रहे हो। ऐसे ही समझ लो स्पेस में जब हम 2 स्पेस क्राफ्ट को कनेक्ट कराते हैं किसी स्पेस स्टेशन में सेम ऑर्बिट में, तो उसको स्पेस डॉकिंग बोलते हैं। और ये चीज में बहुत ज्यादा प्रिसाइज अलाइनमेंट की जरूरत होती है ताकि जो दोनों स्पेस क्राफ्ट है उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, पता नहीं एक के चक्कर में दूसरा टूट टाट नहीं जाए। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पेस डेक्स है along with 24 PSB orbital experiment module, it was launched on PSLV C60 from सतीश धवन श्रीहरिकोटा। इस स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर ने जो बेंगलुरु में लोकेटेड है, और इसरो का लीड सेंटर है जो सैटेलाइट्स को बिल्ड करता है या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज है उसको बिल्ड करता है। अब ये जो तुम्हारा पूरा मिशन था ये 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में है, लगभग 2 साल की इसकी लाइफ है पोस्ट डॉकिंग में। अब इसमें नाम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि कैसे हम 2 स्मॉल स्पेस क्राफ्ट को लोअर अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद डीकनेक्ट, यानी कि पहले डॉक करेंगे, साथ में लाएंगे, उसके बाद अनडॉक भी करेंगे। सेकेंडरी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है,
इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर करना बिटवीन दीज टू स्पेसक्राफ्ट जिनको कि हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है ना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इमेज में दिखा देती हूँ। यस, ये आपका स्पेसक्राफ्ट ए है, SDX-01, ये SDX-02, इन्हीं दोनों को सेम ऑर्बिट में कनेक्ट करने की बात हो रही है और कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसमें ये जो पोएम जो लॉन्च हुआ है ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है फॉर ऑन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इससे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी एंट्री ले पाएंगे, वो भी इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है वो इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे स्टैंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज व्हाट इज स्पेस और डॉकिंग। नासा का जो आपका पार्कर सोलर प्रोब है ये न्यूज में आया क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सन के सबसे करीब से गुजरा है। आज से पहले कोई भी स्पेसक्राफ्ट सन के इतने क्लोजर नहीं गुजरा। मैं अगर पार्कर सोलर प्रोब की बात करूं तो नासा ने इसे 2018 में लॉन्च किया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जर्विंग दी सन्स आउटर कोरोना। तो इसमें हम देखना चाह रहे थे कि कैसे सोलर कोरोना जो है उसमें एनर्जी फ्लो करती है, सोलर विंड्स कैसे निकलते हैं, सन के आसपास जो प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये सन के सबसे करीब से गुजरा है। अब इसी के साथ आप रिवाइज करेंगे क्या, आदित्य L1 जो कि हमारा मिशन है ऑन सन। ठीक है, ये आपके लिए पूरा जो पार्कर सोलर प्रोब है ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे सन है, तो सन के सबसे क्लोज से वो गुजरा है, उसने ऑर्बिट लगाई है, जो कि हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आई थिंक ये मुझे अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने न्यूज में सुन लिया होगा। ये जो चाइना में रिपोर्ट हुआ है आपका HMPV वायरस वो अब इंडिया भी पहुंच चुका है, इसके केसेस इंडिया में भी आ चुके हैं। कोरोना की ही तरह ये आपके रेस्पिरेशन को अटैक कर रहा है और ज्यादातर ये जो है बच्चों को इफेक्ट कर रहा है या कोई इंडिविजुअल्स हैं जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है या फिर एल्डर पर्सन है 65 से अबव की एज के, तो उनको ये वायरस जो है अपनी पकड़ में ले रहा है। अगर मैं बात करूं तो इसका डिटेक्शन हम NAT से कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो इसमें आपके कुछ जो है हम स्वैब जैसे लेते थे ना कोरोना में, वैसे ही स्वैब लेके हम उसको टेस्ट करेंगे। सिम्टम्स वेरी सिमिलर टू योर नॉर्मल फ्लू, लाइक कफ हो रहा है, रनी नोज हो जा रही है, ब्लॉक नोज है, आपको सांस लेने में दिक्कतें हो रही है एक्सेट्रा। ट्रांसमिशन छींकने से ट्रांसमिशन हो ही जाएगा, टचिंग से हो सकता है, मतलब शेकिंग हैंड्स लाइकवाइज। और अगर आप जैसे कोरोना में हो रहा था ना कि आपने किसी कोरोना वाले ने फोन टच किया, आपने भी उसको टच कर दिया एंड लाइकवाइज, तो वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। ये आपके लिए मैंने NAT लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट में एक तरह का ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि आपके DNA RNA में कोई पैथोजन तो नहीं है, मतलब बैक्टीरिया या आपका वायरस तो नहीं है। आपके जब HIV करना होता है टेस्ट तभी भी हम यही करते हैं, COVID-19 में भी हमने नेट किया था, और आपका जो हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, इन सारे में भी हम नेट टेस्ट से ही थोड़ा सा चेक करते हैं। सिमिलरली देयर इज अनदर वायरस कॉल्ड एज नोरो वायरस। यूएस का जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है उसने रिपोर्ट किया था, यूएस में नोरो वायरस काफी देखा गया था। ये नोरो वायरस थोड़ा सा अलग है, ये आपके स्टमक को अफेक्ट करता है। इट इज अ गैस्ट्रोएंट्राइटिस, क्योंकि ये आपके स्टमक फ्लू है, आपके स्टमक को कचरा करेगा ये आकर के, तो क्योंकि स्टमक खराब होगा तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। अगेन दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल रूट आइदर बाय कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। इसकी भी हमारे पास कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, और वो जो HMPV वायरस है उसकी भी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज दी सेमीकंडक्टर। तो एक्चुअली में आसाम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से एक सेमीकंडक्टर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बिटवीन दी इंसुलेटर एंड आपका क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, ये तो कहीं ना कहीं बीच में फॉल करता है। तो सेमीकंडक्टर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आपकी जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, क्या मैंने कहा, जितनी भी आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उसमें सेमीकंडक्टर ही यूज होता है। आप मोबाइल फोन की बात कर लो, आप टैबलेट की बात कर लो, आप आपके लैपटॉप की बात कर लो, सभी में सेमीकंडक्टर ही यूज हो रहा है। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपको सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। पर इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि हम सेमीकंडक्टर के लिए हाईली क्या कहते हैं, डिपेंडेंट हैं ऑन अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर अवेलेबल नहीं है। हम इसको चाइना और ताइवान जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट करके लेके आते हैं, जिसकी वजह से एक तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है और हमारी डिपेंडेंसी, रिलायंस भी उन पे ज्यादा
ज्यादा हो जाता है। वी हेविली डिपेंड ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो प्राइमरीली सिलिकॉन जैसे मटेरियल से बने होते हैं, जर्मेनियम से भी होते हैं, अलग अलग है। अब सिलिकॉन तो आप देखोगे स्मार्टफोन में यूज हो रहा है, आपके कंप्यूटर में, कार में, मेडिकल डिवाइस में, कुल मिला के जितना आप डेवलप कर रहे हो डिजिटल फील्ड में उतनी ही आपको सेमीकंडक्टर की जरूरत हो रही है। और क्योंकि हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, हमने खुद ही प्लांट लगाया कि अब हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की चिप जो है वो बनाएंगे। तो इन तरह के सेमीकंडक्टर्स प्लांट में आपकी सेमीकंडक्टर्स की चिप बनेगी। कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं आप सेमीकंडक्टर्स को, तो सबसे पहले तो आप चिप्स को डिजाइन करते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर उनको फैब्रिकेट किया जाता है, मतलब कि सिलिकॉन वेफर में सर्किट्स, नोड, सारी चीजों को आप क्रिएट करते हैं, असेंबल करते हैं, देन उसकी टेस्टिंग और पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, ये पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप दिस वर्क्स। या सो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है इट लाइज समवेयर बिटवीन कंडक्टर्स एंड बिटवीन इंसुलेटर। देखो सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इसको थोड़ा सा आप रीड कर लेना। दो यहाँ पे आपको प्योर एलिमेंट्स वाले में मिलेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसे कि मैंने आपको बताया, और कंपाउंड्स में आपको गैलिलियम आर्सेनेट, कैडमियम, सेलेनाइट सारे मिलते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उसमें आपकी सेमीकंडक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्कीम्स है हमारे पास सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। इसके अलावा एक इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन भी है जो 2021 में लॉन्च हुआ था, तब मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स है। इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, तो हम वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर डिस्प्ले डिजाइन को बिल्ड करना चाह रहे हैं हमारी ही कंट्री में। इसके लिए स्कीम है फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, सेटिंग अप डिस्प्ले फैब्स एक्सेट्रा। तो ये मिशन को थोड़ा सा रीड आप करेंगे। हाइड्रोजेल्स, तो साइंटिस्ट अलग अलग चीजें खोजते रहते हैं। रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल डेवलप किया है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जैसे हमारे ओस की बूंदे होती है, पानी की बूंदे होती है, ऐसे चिपचिपा सा जेल भी होता है, उसी की तरह ये हाइड्रोजेल दिखता है। हाइड्रोजेल एक्चुअली एक वाटर बेस्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन है। 3 डायमेंशनल इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर है। जेली लाइक सबस्टेंस है, ऐसे छुओगे भी तो जेल लाइक लगेगा। प्रिसाइज ड्रग डिलीवरी के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। तो होगा क्या, जैसे कि आपके कैंसर मतलब क्या, बॉडी में कहीं पे ट्यूमर है, उसी ट्यूमर की साइट पे हम इस जेल को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, और ये जेल धीरे धीरे बस उसी ट्यूमर साइट में जो सेल्स गड़बड़ाए हैं उनको ठीक करेगा, यानी कि प्रिसाइज डिलीवरी के लिए। और ये जो आपका हाइड्रोजेल होता है ये बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में इनसॉल्यूबल है, यानी हमारी बॉडी में जाके वो घुल नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे इंजेक्ट होता रहेगा जिस साइट पे उसको इंजेक्ट किया जाएगा। तो जिस जगह पे आप इंजेक्ट करोगे, बॉडी के जिस पार्ट में उसको इंजेक्ट करोगे जहां पे ट्यूमर है, वो वहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि फिर हिलडुल के कहीं और चले जाए ब्लड के साथ, नहीं, वो वहीं रहेगा। तो ऐसे में आप उसमें एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं उसको डाल करके किसी भी इंसान के ट्यूमर साइट पे डालोगे, ताकि धीरे धीरे वो रिलीज होकर के कैंसर को ठीक करेगा। हाइड्रोजेल्स के और भी काफी सारे यूसेज हैं। याद रखिए, जो आपकी कॉन्टैक्ट लेंसेज बनती हैं वो भी हाइड्रोजेल से बनती हैं। जब आपको किसी तरह का वुंड लग जाता है तो कई बार उसकी ड्रेसिंग के लिए भी एक जेल टाइप का जो आपको लगाते हैं वो हाइड्रोजेल होता है। एग्रीकल्चर में भी आप हाइड्रोजेल का यूज करते हैं, पेड़ों के पानी के लिए आप वहां पे डाल देते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग में भी है, आपके जो डिस्पोजेबल डाइपर्स बनते हैं वो भी हाइड्रोजेल से हैं। ड्रग डिलीवरी में अभी हमने देख लिया कि हाइड्रोजेल इंपॉर्टेंट होता है। नाउ वी हैव मिथाइल कोबालामाइन, ये एक तरह की दवाई होती है, मेडिकल पर्पस में आप यूज करते हो। तो फसाई ने इसको एक्चुअली में पहले बैन किया हुआ था, तो उसी से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी हुई है। हमारे लिए जानना जरूरी है, ये जो मिथाइल कोबालामाइन है ये विटामिन B12 का ही एक नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म है, जो आपको फूड सोर्सेज में भी मिलता है, जैसे फिश में मिलेगा, मीट में मिलेगा, एग्स में है। और विटामिन B12 की बात करूं तो ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो आपके DNA सिंथेसिस के लिए काम आता है, RBC प्रोडक्शन के लिए काम आता है। और आपका जो ये मिथाइल कोबालामाइन है या B12 है, एक तरह से वो आपकी बॉडी में सेल फंक्शन, ब्लड फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। अगर कभी आपको पेन हो रहा है तो आप मिथाइल कोबालामाइन लेते हैं। एनीमिया के ट्रीटमेंट में आप इसको यूज करते हैं। अल्जाइमर डिजीज में भी इसको यूज किया
जाता है। मेरा मुद्दा आपको ये बताने का था कि क्योंकि यहाँ पे आया है नाम फसाई का, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके थोड़े से मूवमेंट्स बोलती हूँ, इनिशिएटिव्स को रिवाइज करेंगे। जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट है आपका, इसके अलावा फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम है, फूड सेफ्टी मित्रा है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है। तो ये आपके नोट्स में एक बार आपको रिवाइज करना होगा। प्रोजेक्ट विस्तार क्या है? कुछ नहीं है, आईआईटी मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर के एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे स्टार्टअप्स का डेटाबेस रहेगा। तकरीबन 12,000 स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हैं, उनका डेटाबेस रहेगा और ये डेटाबेस सभी के पास अवेलेबल रहेगा, जिससे कि फार्मर्स को हेल्प मिल सकती है। मान लीजिए फार्मर्स को किसी तरीके की मशीनरी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है और कोई एक स्टार्टअप है जो उस तरह की मशीनरी बनाता है, तो फार्मर्स उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो ये एक तरह का एआई ऑगमेंटेड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जिसमें कि हमने पूरा डेटाबेस बनाया है। किसका डेटाबेस बनाया है? तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड में हैं, उनका डेटाबेस इसमें है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? एडवाइजरी सर्विस मिल सकती है क्रॉप प्रोडक्शन पे, मार्केटिंग में, वैल्यू एडिशन पे। तो जितनी भी स्टार्टअप्स हैं उनको कस्टमर्स मिल जाएंगे एज इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स, और फार्मर्स को एडवाइस मिल जाएगी। तो यही है प्रोजेक्ट विस्तार। देन यू हैव यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये एक रिपोर्ट है जो रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे पूरी कंट्री में स्कूल एजुकेशन का क्या सिनारियो है। पहली बार नेशनल लेवल पे हमने इसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज डेटा को कलेक्ट किया है। तो इसमें हमें देखने मिलेगा कि कितने बच्चे स्कूल में एनरोल्ड है। ओवरऑल अगर हम देखें हमारी कंट्री में कितने लोग एनरोल्ड हैं, क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, हायर एजुकेशन पे कैसा है, प्राइमरी एजुकेशन पे कैसा है, मिडिल एजुकेशन पे कैसा है। तो रिपोर्ट बोलती है कि अगर हम ओवरऑल देखें 2022 के कंपैरिजन में, तो हमें ओवरऑल स्कूल एनरोलमेंट्स में गिरावट देखने को मिल रही है, डिप देखने को मिल रही है। जहां पर 2022-23 में 25.18 करोड़ बच्चे एनरोल्ड थे, तो वही अब कम होके 24.8 हो चुके हैं। ये ड्रॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो पढ़ने को नहीं जा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एनरोलमेंट्स घट रही हैं। याद रखिएगा कि डिप है, इंक्रीज नहीं है। ड्रॉप आउट्स की बात अगर हम बात करें तो जो प्री प्राइमरी लेवल होता है, फाउंडेशनल लेवल, वहां पे हमें 0 ड्रॉप आउट्स देखने को मिला है। मैक्सिमम ड्रॉप आउट आपको सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि क्लास 9 to 12। ड्रॉप आउट मतलब क्या? स्कूल पढ़ के छोड़ देना, 8वीं तक पढ़ा छोड़ दिया, 9वीं तक पढ़ा छोड़ दिया, उसके बाद स्कूल गए नहीं, वो ड्रॉप आउट हो जाता है। तो नॉर्मली ज्यादातर लोग जो हैं 8वीं 9वीं के बाद में छोड़ते हैं, 10वीं तक पढ़ दिया फिर छोड़ दिया। उसके XYZ रीजन हो सकते हैं, पॉवर्टी हो सकता है कि उनके पास के स्कूल में हायर लेवल की एजुकेशन अवेलेबल ना हो, थोड़ा दूर चल के जाना पड़ता हो, एंड देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। रिटेंशन रेट की बात करें कि कितने स्टूडेंट्स को हम रिटेन करके रख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट्री लेवल पे ही रिटेंशन है। बोला ना मैंने 0 ड्रॉप आउट है, तो अगर 0 ड्रॉप आउट है तो रिटेंशन सबसे ज्यादा होगी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में एक्सेप्ट सेकेंडरी लेवल, हर एक लेवल पे माइनर डिप देखने को मिला है। व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? सो सपोजेटली आपके जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है, उस एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको ग्रेजुएशन करना चाहिए, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि भाई 18 से जो आपके 20-22 साल की जो उम्र होती है ग्रेजुएशन करने की है, तो टेक्निकली इन बच्चों को कॉलेज में एनरोल्ड होना चाहिए, है ना। मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन है 100%, इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन 100% है, तो उसमें से कितने लोग हैं जो एनरोल्ड हैं किसी कोर्सेज में, वो आपके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बताता है। कहने का मतलब है एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन में हमारी जो पॉपुलेशन है उस एज ग्रुप की, उस पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज ऑफ पीपल वो एजुकेशन ले रहे हैं जो कि उनको कायदे से लेना चाहिए। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होती है, जो जिसमें भी हमें क्या देखने को मिला है? डिप देखने को मिला है। इसके अलावा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो असम, उड़ीसा, कर्नाटका अभी भी अंडर यूटिलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट स्कूल की रेशियो भी काफी कम है। इसमें आपको टीचर स्टूडेंट रेशियो भी देखने को मिलती है। ये देखिए, ये पूरा टोटल स्कूल एनरोलमेंट तो बताया मैंने 24 करोड़ बच्चे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कमी हो रही है, पहले 21-22 में अच्छा था, 22-23 में थोड़ा और डिक्रीज हुआ, उससे डिक्रीज अभी 23-24 में है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फाउंडेशनल लेवल पे अच्छी खासी परसेंट है, सेकेंडरी में देखिए काफी कम हो जा रही है।
परसेंटेज ऑफ टोटल एनरोलमेंट्स, गर्ल्स कितनी है, माइनॉरिटीज कितनी है, ओबीसी कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं बात करूँ यूडाइस प्लस की, तो ये एक ऑनलाइन डेटा कलेक्शन का सिस्टम है जिसमें हम स्कूल से डेटा कलेक्ट करते हैं, अलग अलग चीजें रहती हैं, कितने बच्चे एनरोल्ड है, कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, टीचर्स कितने हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीजें इसमें हम एक तरह से कलेक्ट करते हैं, उसको फिर एनालाइज करके ये पूरा जो डेटा आपके सामने दिया है ये निकलता है। ठीक है, ये सोशल इश्यूज का पार्ट है। नेक्स्ट बहुत रिवाइवा न्यूज हमने कवर की है। टोबैको बोर्ड की मैं बात करूं तो अभी टोबैको बोर्ड का फॉर्मेशन डे था, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। आंध्र प्रदेश में टोबैको बोर्ड आपका लोकेटेड है। 1 जनवरी 1976 को ये एक एक्ट से बना था, एंड सिंस इट इज मेड फ्रॉम एन एक्ट, इट इज एन स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टोबैको एज अ क्रॉप, क्योंकि वो ग्रो कैसे करते हैं, तो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, आपको एक 16 to 35 डिग्री का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। फ्रोस्ट इज इंजूरियस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉटन में आपको फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं ना, बोलते हैं ना 210 डेज फ्रोस्ट फ्री चाहिए होते हैं कॉटन में, वैसे ही टोबैको का भी है। हमारे पास दो टाइप के टोबैको होते हैं, निकोटिना टोबैकम एंड निकोटिना रस्टिका। ये जो टोबैकम है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए आइडियल रहता है, रस्टिका रिलेटिवली कूल क्लाइमेट में, और इंडिया में सबसे ज्यादा ये टोबैकम वाला जो प्रोडक्शन है वो होता है। लेकिन जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जहां थोड़ा ठंडा पड़ता है तो ये रस्टिका भी ग्रो हो जाता है। तो जैसे आप देखिएगा कि ये दो तरीके आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल टोबैको में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा टॉप पे रहता है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, फॉलोड बाय कर्नाटका, देन गुजरात। और याद रखिएगा कि वर्ल्ड लेवल पे टोबैको प्रोडक्शन में इंडिया रैंक सेकंड जस्ट आफ्टर चाइना। बनाना कल्टीवेशन, तो अपेडा की एक रिपोर्ट की माने तो बनाना एक्सपोर्ट में हमें 10 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि बनाना, ये देख लो इतने सारे केले जो है लगे हुए हैं, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। अगेन इसके लिए ट्रॉपिकल टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड है 15 to 35 की, रिच लोमी सॉइल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मेजर वेराइटीज मैंने लिखी है, मेजर प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जाके जो क्रॉपिंग वाला जो चैप्टर है वो रिवाइज करना है कि हमारे जो क्रॉप्स हैं, स्टेपल क्रॉप हो गए, कैश क्रॉप हो गए, फूड क्रॉप हो गए, उनमें क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है व्हाइल ग्रोइंग, विच आर दी मेजर स्टेट्स, हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं, किसको इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जाकर के प्लीज मेक श्योर आप सॉइल भी रिवाइज करें, कौन सी सॉइल टाइप कहाँ पे मिलती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट टू योर बेसिक्स। ठीक है, अपेडा की बात करोगे तो ये आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड एक्सपोर्ट एक्ट। इसका काम क्या है, तो इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स मेंशन्ड है, इस एक्ट के शेड्यूल में जो भी शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स मेंशन्ड है उसको प्रमोट करना, उसके एक्सपोर्ट को डेवलप करना अपेडा का काम है। एक स्कीम न्यूज में आई इस बार जो कि है प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम, जो कि 2024-25 के बजट में अनाउंस हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप है बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो ये 1 करोड़ इंडियन यूथ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी इंटर्नशिप करने की इन टॉप 500 कंपनीज इन 5 ईयर्स। प्रोजेक्ट बेसिस पे स्कीम स्टार्ट हुई है बाय प्रोवाइडिंग 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। आप देख सकते हैं जब कोई भी बंदा यहाँ इंटर्नशिप करेगा किसी कंपनी में तो सिलेक्टेड इंटर्न्स के लिए 5,000 रुपए पर मंथ उसकी मंथली स्टाइपेंड रहेगी। वन टाइम ग्रांट 6,000 रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। उम्र होनी चाहिए 21 से 24 साल। एजुकेशन में वो फुल टाइम एजुकेशन में इनरोल्ड नहीं होना चाहिए, नॉट इवन फुल टाइम एम्प्लॉयड, और उसकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेंगे। वैसे इसका मैंने स्लाइड भी ऐड किया हुआ था, आई थिंक वो स्लाइड ना नेक्स्ट हो गया है। खैर, इसके बाद हमारे पास आता है मोदवेत फेस्टिवल। दरअसल टोडा ट्राइब जो है आपकी नीलगिरी एरिया की टोडा ट्राइब, उन्होंने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। उनका टेम्पल होता है, टेम्पल को ना मोनपो बोलते हैं। मोनपो आप दिख रहे होंगे आपको, ये जो ऐसे हट जैसा बना है ये उनका टेम्पल है मोनपो। यहाँ पे आकर के वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे आपको ट्राइब्स रिवाइज करनी है, जितनी भी ट्राइब्स होती हैं। यहाँ पे टोडा ट्राइब की बात की गई है जो नीलगिरी तमिलनाडु वाले एरिया में ज्यादा पर्टिनेंट है। उनका एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ये मोदवेत फेस्टिवल है जो ईयरली सेलिब्रेट किया जाता है, यूजुअली ड्यूरिंग फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी। मोनपो टेम्पल जो है उनका एक एंशिएंट टेम्पल है जिसमें एक ये वर्टिकल स्फीयर होता है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं।
थैच रूफ से बना होता है। लोग इस टेम्पल के आसपास इकट्ठा होते हैं और उनकी एक देयती होती है थेंकिस अम्मान, इनको वो ऑफर करते हैं प्रेयर और टेम्पल के बाहर फिर डांस वांस करते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइब्स भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाई है, मेजर ट्राइब्स जो आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि कभी कभी ट्राइब से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो टोडा, जिसके बारे में हमने बात की, मेनली ये तमिलनाडु में रहते हैं। देन यू हैव जलीकट्टू। जलीकट्टू आपका बुल टेमिंग एक फेस्टिवल है, बुल टेमिंग स्पोर्ट है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसमें देखो क्या होता है कि आपका जो बुल है ना, उसका जो हॉर्न होते हैं उस पर यूजुअली ऐसे पैसे वैसे लटका के उसको दौड़ाया जाता है, और जो इंसान होता है, जो आदमी होता है, उसके पीछे दौड़ता है, और उनका काम होता है कि वो उसके हॉर्न को ऐसे पकड़ के उसको कंट्रोल करे या फिर वो पैसा ले। जो ऐसा कर लेता है वो जीत जाता है। शायद आप इमेज से थोड़ा सा समझ पाएंगे, मैंने लगाया था, ये देखो ये बंदा इस बुल को टेम करने की कोशिश कर रहा है। ये बुल अपने में दौड़ रहा है, इसके हॉर्न है यहाँ पे, वो बंदे को या तो इस पे चढ़ के बैठना है या इसके हॉर्न को पकड़ के उसको टेम करना है। सो दिस इज अ बुल टेमिंग फेस्टिवल, जो कि यूजुअली पोंगल के टाइम जनवरी में सेलिब्रेट होता है। इसको जलीकट्टू भी बोलते हैं, सलीकट्टू भी बोलते हैं, मंजुवृत्तु भी बोलते हैं, इरुतुलवतल भी बोलते हैं। सलीकट्टू यानी इसका जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव है? सली का मतलब होता है कॉइन्स, कट्टू का मतलब पैकेज। तो जनरली बुल का जो हॉर्न होता है उस पर हमने कॉइन्स ऐसे बांध के लटका दिए होते हैं। और ये कोई अभी नहीं शुरू हुआ है भाई, ये संगम एज से चल रहा है। ठीक है, संगम एज में ऐसा हुआ था कि जो अयार ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने जो मुलाई रीजन था तमिलनाडु का, वहां पे ये जो खेल है उसको स्टार्ट किया था। ये खेल कई बार कंट्रोवर्सीज में भी आया हुआ है, क्योंकि कई बार लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि ये तो गलत है, ये एनिमल्स राइट्स के अगेंस्ट है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, तमिलनाडु के सीएम ने ना 1 मिलियन प्राइज जो है अनाउंस किया है अगर कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर कर देगा। तो देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें रिटर्न साक्ष्य मिलते हैं उसको हम आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि हमको उनकी स्क्रिप्ट ही समझ नहीं आई है, जिसको कि नॉर्मली हम बोस्ट्रोफेडेनस्टाइन बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और इनकी जो स्क्रिप्ट है ना पार्शियली पिक्टोग्राफिक है, मतलब इसमें ना पिक्चर्स यूज हुए हैं, ह्यूमन एनिमल मोटिव आपको दिखेंगे, यूनिकॉर्न का सिंबल दिखेगा। आपने मोहनजोदड़ो में शायद अगर मूवी देखी होगी तो वो एक ऐसे सिक्का जैसा उसने पकड़ा हुआ होता है, सील, जिसमें यूनिकॉर्न बना हुआ होता है, तो उस तरह की होती है। यहाँ पे देखिए, ये एक सील है, इसमें ये लिखा हुआ है, कुछ क्या लिखा है हमें नहीं पता, इन लोगों ने कुछ चित्रकारी बनाई है। इस तरह के इनके अल्फाबेट्स थे। अभी इनको आप अल्फाबेट ही बोल लो, जैसे हमारे में ABCD होते हैं, इन लोगों ने इस तरह से पता नहीं क्या अल्फाबेट बनाए थे, इसको हम डिसिफर नहीं कर पाए। तो यही तमिलनाडु के सीएम ने बोला है, जो इसको डिसिफर कर देगा उसको क्या मिलेगा? 1 मिलियन प्राइज। भाई कोशिश करके देख लो, आपको क्या रिवाइज करना है? पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि लोथल भी न्यूज में रहा है, मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो भी इंडस वैली से रिलेटेड है। अभी स्क्रिप्ट भी न्यूज आ गई, बीच बीच में खुदाई चल रही होती है, तो आप रिवाइज करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड आई एम सो सॉरी, ये आपके प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप वाली स्कीम का ही पार्ट था, और ये स्लाइड थोड़ी सी पीछे आ गई, पर इसमें मैंने आपके लिए लिखा है कि कौन कौन लोग इंटर्नशिप में एलिजिबल हैं, कौन नहीं है एलिजिबल। मैं आपको बता चुकी हूँ, वहां पे लिखा हुआ था ना, 21 से 24 साल के जो यूथ हैं, जो किसी भी फुल टाइम जॉब में नहीं है या फुल टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और उनकी फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, देन दे आर एलिजिबल। they can apply for this internship through a portal which is being created, and उनको कम से कम हायर सेकेंडरी पढ़ा हुआ होना चाहिए, या तो फिर वो ITI से डिप्लोमा भी हो सकते हैं, ग्रेजुएट डिग्री भी अगर उनके पास ऑलरेडी है बट नाउ दे आर नॉट स्टडिंग, तो वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। एक्सक्लूजन थोड़ा याद रखना है, अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आए हैं, मान लीजिए IIT IIM से, तो भाई आप ऐसी इंटर्नशिप नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन अ सर्टन लेवल, व्हाई वुड गवर्नमेंट वांट टू हेल्प यू। ऑल्सो अगर आप किसी तरह की स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, सरकार की बहुत सारी ट्रेनिंग स्कीम चल रही होती है, उसके अंतर्गत अगर आप ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं, देन अगेन यू आर इनएलिजिबल। अगर आपके फैमिली मेंबर्स की इनकम 8 लाख से एक्सीड कर रही है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। और अगर फैमिली में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आप नहीं इसमें अप्लाई कर सकते। ठीक है, पनामा कैनल न्यूज में था, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, और आते ही उन्होंने बोल दिया कि देखो भाई, ये जो पनामा की ट्रीटी हुई थी, जिसके थ्रू हमने पनामा को हैंडओवर किया था, वो बिल्कुल फुलिश थी, मुझे पनामा वापस चाहिए। अब ये कह रहे हैं, तो पनामा कैनल देख लेते हैं। ये एक मैनमेड सी रूट है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। कुल मिला के आपका जो नॉर्थ अमेरिका और सदर्न अमेरिका के बीच में ऐसा आपको कैनल टाइप का दिखता है, वही आपका पनामा कैनल है। अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर लॉन्ग है, अक्रॉस इस्थुमस ऑफ पनामा, पनामा कंट्री। इसको यूएस ने कंस्ट्रक्ट किया था। इट वॉज ओपनड इन 1914। उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई जिसके थ्रू पनामा को क्या किया, यूएस ने पनामा को
ट्रांसफर कर दिया। अब वही बोल रहे हैं कि अब हमें हमारा पनामा वापस चाहिए, ठीक है। सो पनामा ट्रीटी 1977 के आसपास शुरू हुई थी, जिसमें फेज्ड मैनर पे जो कैनल है उसको पनामा को ट्रांसफर किया गया था। दिस इज वन ऑफ द मेजर चोक पॉइंट्स इन द वर्ल्ड। दूसरे चोक पॉइंट्स में आपको मलक्का स्ट्रेट याद आना चाहिए, आपको स्विस कैनल याद आ जाना चाहिए, आपको बब अल मंडेब याद आ जाना चाहिए। ये सारे हमारे मेरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम के चोक पॉइंट्स हैं। पनामा मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाया हुआ है, भाई देख लो। ये आपके करीबियन सी दिख रही है आपको, यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, करीबियन सी है, पनामा है, और ये जो कैनल पतला पतला सा दिख रहा है वही है। ये थोड़ा और ध्यान से देख लो, यहाँ पे कोस्टा रिका है, देन यू हैव इधर पे कोलंबिया, और ये आपका पैसिफिक ओशन में ये पूरा आपका पनामा कैनल दिखाई देगा। इसमें जो थोड़े वाइट वाइट में है वो पनामा लो है, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं वो सारे आपके माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। पेंगोंग लेक न्यूज में थी क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे शिवाजी की स्टैचू को इंस्टॉल किया है। पेंगोंग लेक की अगर मैं बात करूं तो ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में लोकेटेड एक सॉल्ट वाटर लेक है, जो जिसका आधा एरिया इंडिया के पास है, 2/3 जो है इसका चाइना के पास है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो ये एक एंडोरिक यानी कि लैंडलॉक्ड लेक है, जो अपने कलर्स को चेंज करने के लिए जाली जाती है, कभी ब्लू दिखती है, कभी ग्रीन दिखती है, कभी रेड दिखती है, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। और इसके नाम की बात करें तो तिब्बतन वर्ड है पेंगोंग सो, विच मीन्स हाई ग्रासलैंड लेक। यहाँ पे एक टर्म आया है एंडोरिक यानी लैंडलॉक। लैंडलॉक मतलब एक्चुअली क्या हुआ है, लैंड का एरिया था, वहां पे कोई ऐसे रिवर वगैरह नहीं है, लेकिन वहां पे किसी तरीके का सिंक हुआ, गड्ढा बना, एंड ओवर टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे पानी आकर के जमा हो गया, और इतना जमा हो गया कि वो लेक बन गया। वो कोई ओशन से कनेक्टेड नहीं है या वहां पे कोई वाटर आउटलेट नहीं है, बट एक गड्ढा क्रिएट हुआ है जिससे वहां पे पानी आकर के जमा हुआ है, आइदर बाय वे ऑफ प्रेसिपिटेशन या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस और एनीथिंग, तो वो होती है आपकी एंडोरिक लेक। यहाँ पे देख लो आपका जो पेंगोंग सो है वो यहाँ पर है। आप देखेंगे ये हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है विथ चाइना, और ये जो पूरा एरिया ये पेंगोंग लेक का है, तो आधा हमारे पास आ रहा है, 2/3 चाइना के पास जाता है इन द रीजन ऑफ लद्दाख, राइट। ये आपके लिए एक बार देखना, ये गिलगिट भी हमेशा बहुत न्यूज में रहता है, सियाचिन ग्लेशियर रहता है, तो जस्ट रिवाइज दिस। और ये खूबसूरत सी पिक्चर आपके लिए पेंगोंग लेक की, आई थिंक ये वही है जहाँ पे 3 इडियट्स की भी शूटिंग हुई थी, उसमें दिखाया गया था, कभी मन करे तो जाइएगा। कलर यहाँ पे भी चेंज दिख रहे हैं, दिस इज द शेड ऑफ लाइटर ब्लू, दिस इज दी डार्कर ब्लू, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू। ऐसे ही आपका स्विस कैनल भी न्यूज में रहा है, क्योंकि इजिप्ट ने इस चैनल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, 72 किलोमीटर से एक्सटेंड होकर के अब वो 82 किलोमीटर्स का हो गया है। इजिप्ट ने इसको एक्सटेंड किया। स्विस कैनल की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन हमने 1859 पे शुरू किया था, कंप्लीटेड इन 1869। ये एक मैन मेड वाटरवे है इजिप्ट में, जो स्ट्रेमिस ऑफ स्विस को क्रॉस करता है, एंड इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू द इंडियन ओशन वाया रेड सी। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी ही आपको कुछ दिन पहले बताया था, वेस्ट एशिया इज द फेवरेट ऑफ यूपीएससी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग। वेस्ट एशिया मतलब यही रीजन आपका, ये इजिप्ट है, ये लीबिया है, सूडान है, सऊदी है, जॉर्डन है, सिनाई पेनिनसुला है। ये जो पतला सा आपको दिख रहा है ये स्विस कैनल है, और यहीं से बहुत सारा आपका ट्रेड होकर के हमारे पास में आता है। आप देखेंगे तो इट हैंडल्स 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। इसी से आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि अभी इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है कुछ और कॉरिडोर्स पे, जैसे कि एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है, ऐसे ही आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो जब आप ये न्यूज पढ़ रहे हो तो साथ में इसको भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव वेम्बनाड लेक, ये न्यूज में थी। तो वेम्बनाड लेक आपके केरला के अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अलापुझा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वेम्बनाड लेक को क्लीन करने के लिए एक मेगा प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव चलाई थी। अगर मैं वेम्बनाड लेक की बात करूं तो ये एक रामसर साइट है, एंड इट इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला एंड लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट ब्रकिश ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम। बहुत ही फेमस ये लेक है, काफी खूबसूरत सी है, रामसर साइट पे है, तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है। इनफैक्ट हमारी कंट्री का ही जो एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसमें भी वेम्बनाड लेक को शामिल किया गया है। वेम्बनाड लेक में एक कुमारकोम बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है इसके ईस्ट कोस्ट में, विच इज ऑल्सो नोन एज वेम्बनाड बर्ड सेंचुरी। नाउ हियर दिस इज फॉर यू, आप देख सकते हो ये एकदम नीचे वेम्बनाड लेक आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। और भी लेक्स यहाँ पे इधर दिखो, आपको तमिलनाडु के पास में ये पुलिकट लेक दिखेगी, देन यू हैव ओडिशा में चिलिका लेक, सो लाइकवाइज, ठीक है।
ये है आपकी खूबसूरत सी आपकी वेम्बनाड लेक। कभी आपको बोटिंग वोटिंग के लिए जाना हो, केरला घूमने जाना हो इन वादियों में, तो आप जा सकते हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है ये आइलैंड कंट्रीज हैं, रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि यहाँ पे वायलेंस की वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो गई थी। दे आर लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज टू वेनेजुएला एंड ग्युइना। इनका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। ये कैरिकॉम के मेंबर्स हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रुप है, करेबियन कम्युनिटी है, जितनी भी करेबियन कंट्रीज हैं उन्होंने साथ में मिलकर के वो ग्रुप बनाया हुआ है अपने मुद्दों को डील करने के लिए। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी है आसियान एंड अदर थिंग्स, लाइकवाइज करेबियन नेशन के लिए करेबियन कम्युनिटी है। अगर मैं त्रिनिदाद टोबैगो की बात करूं तो इसमें कुछ माउंटेन रेंजेस भी हैं, जैसे एंडीज माउंटेन जो वेनेजुएला का है उसी के कंटिन्यूएशन आपको त्रिनिदाद टोबैगो में देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट पॉइंट में आपका माउंट एरिपो है। लेक में एक पिच लेक है विच इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वियर ऑफ एस्फॉल्ट। मेजर रिवर्स में आपको ऑट्री एंड करोनी देखने को मिलेगी। नाउ दिस इज दी ब्यूटिफुल टोबैगो एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज त्रिनिदाद। आप देखिए करेबियन कंट्रीज में आती हैं ये, ठीक है। यहाँ पे करेबियन सी है इसलिए उनको करेबियन कंट्रीज भी बोला जाता है। और ये आपका अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे आप वाटरलू देख रहे होंगे, बैटल ऑफ वाटरलू हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, तो ये बैटल ऑफ वाटरलू ये यहीं हुआ था त्रिनिदाद में। ये आपकी पीच लेक है जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे रिवर है आपके ओट्रो, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वो प्लेसेस हैं जो जनरली हमको सुनने को नहीं मिलते हैं। एंड सो या दैट्स इट फॉर दिस होल वीक। आप अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। हो सकता है मैंने बहुत सारी न्यूज़ आपके लिए शामिल कर ली हो, बट दीज आर समथिंग दैट आई काइंड ऑफ फाउंड रियली इंपॉर्टेंट। और मेरा आपको अगेन एक जो एडवाइस है वो यही है कि जब भी आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं प्लीज़ उसको रिवाइज करने के साथ साथ जो अदर टॉपिक्स उससे कनेक्ट हो रहे हैं उसको भी रिवाइज करो। अब जैसे ये रिवाइज किया ना तो इसके साथ पूरा मैप रिवाइज कर लो ना, क्या दिक्कत है, आधे घंटे लगेंगे पर मैप तो रिवाइज हो जाएगा। वेस्ट एशिया भी तो रिवाइज करना है ना। ये वाला करोगे तो करेबियन कंट्रीज करोगे, करेबियन कंट्रीज करोगे तो आप स्विस कैनल वगैरह के साथ साथ पैनामा भी कर रहे हो, तो आप जाकर के वहां पे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को भी क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डू इट एज फार एज possible. So having said that, I will just try to close this whole thing. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो make sure to like the video and subscribe the channel. Thank you so much.